ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं सर। लेबर हमारा, तो लेबर कॉस्ट क्या है, पहले इसको समझते हैं। अगर आप लोग को ओवरहेड का फॉर्मूला अगर याद है, तो मैंने आपको बताया था ओवरहेड का फॉर्मूला पे कि हमारा कॉस्ट कॉस्ट का फैक्टर कितना है सर, कितनी चीजों को मिला के कॉस्ट होता है, याद है? एक था मटेरियल, एक था लेबर, और फिर क्या हो जाएगा बताइए, ओवरहेड, राइट। ये तीन कॉस्ट था हमारा, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ओवरहेड बेसिकली क्या है? ऑल अदर एक्सपेंसेस, जितना भी अदर एक्सपेंसेस है ये अपने लोग सबको जोड़ के क्या बोलते हैं सर? ऑल अदर एक्सपेंसेस। जितना भी एक्सपेंसेस है सबको जोड़ के अपने लोग ओवरहेड बोलते हैं। ठीक है। ओवरहेड जब अपने लोग जाते हैं इससे भी तीन प्रकार का होता है। एक क्या होता है सर? फैक्ट्री ओवरहेड। एक क्या होता है सर? ऑफिस ओवरहेड। मैंने आपको बताया था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। एक और ओवरहेड है क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन वो भी किस में शो करते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। नेक्स्ट जो हमारा ओवरहेड है सर वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर है? तो तीन कॉस्ट को मिला के, तीन आइटम को मिला के ये हमारा कॉस्ट बनता है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड है। ठीक है। नाउ लेबर, लेबर का मतलब क्या होता है सर? लेबर का मतलब क्या होता है? जैसा कोई भी गुड्स हो गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में आप यहाँ पे क्या लाएंगे? रॉ मटेरियल वन लाएंगे। ये मेरा रॉ मटेरियल वन है, ये मेरा रॉ मटेरियल टू है, ये मेरा रॉ मटेरियल थ्री है। क्या एक यूनिट को बनाने के एक ही मटेरियल लगता है क्या, या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा लगता है। तो ये मटेरियल, ये मटेरियल, ये मटेरियल सबका सब कहाँ पे यूज होता है? ये सबका सब कहाँ पे यूज होता है? ये यूज होता है प्रोडक्शन में। कहाँ पे बताइए? ये मेरा यूज होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में बेसिकली कौन रहते हैं? प्रोडक्शन में यहाँ पर दो चीज होगी। या तो प्रोडक्शन में मशीन रहेगा। प्रोडक्शन बोले तो कहाँ पे? प्रोडक्शन बोले तो कहाँ पे? फैक्ट्री में सर। ये चीज कहाँ पे यूज होता है? आपका सामान जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में क्या रहता है? मशीन रहता है और लेबर रहते हैं। मशीन रहता है और लेबर रहता है। तो फैक्ट्री तीन तरह का होता है। फैक्ट्री एक होता है फुल्ली ऑटोमेटिक, जैसा टेस्ला का। टेस्ला का गाड़ी वगैरह जो भी बनता होता है सब कौन बनाता है? क्या मैन मेड है? सब मशीन मेड है सर। वो फुल्ली ऑटोमेटिक है। दूसरा एग्जांपल है सर मैनुअल, मैनुअल फैक्ट्री। ठीक है, दैट इज नॉन ऑटोमेटिक। मैनुअल फैक्ट्री जहां पर लेबर रहता है। एग्जांपल आप रोल्स रॉयल्स पकड़ लो। रोल्स रॉयल्स की जितनी भी गाड़ी है वो सब क्या है सर? हैंडमेड। वो सब क्या है? हैंडमेड है, दैट इज बाय ह्यूमन मेड है। वो जितना भी आप देखोगे ना, ये आपकी बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी है, जैसा रोल्स रॉयल्स हो गया, ये लोग हैंडमेड बनाते हैं। चीज समझ में आ रही है? इसलिए वो काफी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए उसमें ज्यादा टाइम लगता है। चीज क्लियर है? अगर मशीन के थ्रू अगर हुआ तो जल्दी बन जाएगा, कॉस्ट भी क्या हो सकता है? कम लगेगा। लेकिन अगर मैनुअल है तो क्या होगा? मशीन का कॉस्ट ज्यादा होगा, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट ज्यादा होगा, और प्लस वो टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, है ना? तो ये दो चीज होता है। और एक होता है सर सिमी सिमी, एक होता है सर सिमी फंक्शनल फैक्ट्री। नाउ सर सिमी फंक्शनल फैक्ट्री क्या हो गया? जहां पर मशीन भी रहती है और लेबर भी रहता है, दोनों रहते हैं। क्लियर है? लेबर कॉस्ट क्लियर हो गया? तीन तरह का फैक्ट्री होता है। चीज समझ में आ रहा है सर? जैसा पहले के टाइम में सब क्या था? सब मैनुअल था। बड़ी बड़ी मशीन भी चलती थी, लेकिन मशीन का जो नट बोल होता है, अगर आप लोग चार्ली चैपलिन का मूवी वगैरह देखे होंगे, तो मशीन का जो नट बोल भी होता है उसको भी टाइट कौन करता है? उसको भी कौन टाइट करता है सर? लेबर टाइट करता है, ह्यूमन टाइट करता है, राइट? तो वहां पर मशीन भी थी लेकिन वहां पर लेबर भी ज्यादा था। लेकिन अभी क्या है? अभी ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू सॉफ्टवेयर स्किल, ड्यू टू कंप्यूटर, इंटरनेट, टेक्निक, ये सब के कारण पे बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ये सब का सब क्या हो रहा है? ये सब का सब मशीन वर्किंग हो रहा है, सब ऑटोमेट हो रहा है। मैंने एक जगह में एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था कि यूएस में हार्ट का सबसे क्रिटिकल ऑपरेशन हैज डन बाय एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट with 94% accuracy, 99% accuracy एग्जैक्ट। इमेजिन, ह्यूमन कभी भी 99% एक्यूरेसी में ऑपरेशन नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता।
10%, 6% सर्टेन चांसेस ऑफ फेलियर रहते ही रहते, वो ह्यूमन है, अपने लोग मिस्टेक कर सकते हैं, मशीन तो नहीं कर पाएगा। तो आप सोच रहे हो किस लेवल का यहाँ पर हमारा पूरा फैक्ट्री वगैरह का सेटअप रहता है। तो याद रखिएगा, फैक्ट्री में मशीन भी रहती है और लेबर भी रहती है। लेबर किसका मतलब यहाँ पर रहेगा, लेबर रहेगा। क्लियर है? ये लेबर, इसके साथ साथ मशीन रहता है। अब ये मशीन और फैक्ट्री में सर डिपार्टमेंट होता है, क्या होता है सर? डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू, डिपार्टमेंट थ्री, जिसको प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस होता है सर, नहीं समझे? ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री। अब जैसा ये रॉ मटेरियल इस प्रोसेस से जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वो बन के क्या होगा, फिनिश गुड बनेगा। होता कि नहीं होता? अगर आप लोग पर्स वगैरह देखे हैं, वैलेट वगैरह देखे हैं, तो क्या वो किससे, अगर आपके पास लेदर पर्स है तो क्या लेदर से डायरेक्टली पर्स बन जाता है? इट विल टेक अ प्रोसेस। तो रॉ मटेरियल क्या चाहिए आपको? लेदर चाहिए। आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए? आपको स्टिचिंग चाहिए। आपको मशीन के लिए क्या चाहिए बताइए? मशीन के लिए आपको मशीन चाहिए जो आपको उसको सिएगा। इसके अलावा आपको लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए, जो उसको कटिंग करेगा, जो उसको पॉलिश करेगा, जो उसको घिसेगा, जो उसको पूरा कंटेन पूरा रेडी करेगा। उसमें तो टाइम लगेगा। एक जन लेबर, एक जन जो रॉ मटेरियल है पहले उसको रेडी करेगा, उसको पूरा रॉ मटेरियल जिसका फैब्रिक है उसको ठीक करेगा। दूसरा जन उसको कटिंग करेगा, कटिंग करके उसके बाद पॉलिश वगैरह करेगा, फिर लास्ट में जितना भी है सब उसको फिर पर्स का शेप दिया जाएगा। एक जन स्टिचिंग करेगा, राइट? तो ये पूरा प्रोसेस है। क्लियर हो गया? ये पूरा प्रोसेस है। तो प्रोसेस सबको क्या बोलते हैं? कंबाइंडली फैक्ट्री बोला। क्लियर है? तो अपने लोग यहाँ पर जो वर्क कर रहे हैं, लेबर कॉस्ट, वो किसका कर रहे हैं? फैक्ट्री का कर रहे हैं, दैट इज वर्कर का करेंगे अपने लोग। वेजेस कैसे देंगे? अब हाँ, दूसरा बात, अब ये जो मेरा लेबर है, ये जो मेरा लेबर है, ये दो तरह का लेबर होता है। एक क्या होता है बताइए? एक होता है डायरेक्ट लेबर। क्या होता है? डायरेक्ट लेबर, रिमेंबर पढ़े हैं अपने लोग फर्स्ट चैप्टर में। और एक कौन सा लेबर होता है सर? एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर है? एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक क्या होता है सर? इनडायरेक्ट लेबर। नाउ हमको बताइए डायरेक्ट लेबर कौन है? डायरेक्ट लेबर कौन है? जो प्रोडक्ट के ऊपर में डायरेक्टली काम करता है, मतलब जो मेरा वर्क ऑन प्रोडक्शन, किसके ऊपर काम करता है? मेरा प्रोडक्शन के ऊपर जो मेरा काम करता है, जो सामान को डायरेक्टली बनाता है, जो काम करता है, उसको डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर कौन हुआ? इनडायरेक्ट लेबर कौन हो गया बताइए? जो सामान को बनाता नहीं है। जो सर मटेरियल नहीं सर, लेबर के बारे में बात हो रहा है। मटेरियल वाला तो दूसरा हो जाएगा आपका, वो मटेरियल वाला स्टाफ हो गया, राइट? उसको लेबर में नहीं बोलेंगे, उसको वर्कर नहीं बोलते। वर्कर का मतलब क्या हो गया? जो आपका फैक्ट्री में काम करता है। और ऑफिस वाले को क्या बोलते हैं? स्टाफ बोलते हैं। तो फैक्ट्री में काम करने मतलब कौन हो गया? मजदूर। जो किस में काम करता है? आपका सामान बनाने में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में काम करता है, राइट? तो सर बताइए, जो लेबर हो गया, लेबर हो गया जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में आपका काम करता है, उसको बोलते हैं अपने लोग डायरेक्ट वर्कर, प्रोडक्टिव वर्कर। डायरेक्ट वर्कर, प्रोडक्टिव वर्कर उसको बोलते हैं। और जो डायरेक्टली काम नहीं करता है, जो अगला को एडवाइस देता है, ऐसे कर, यही तुम गलत कर रहा है, कल टाइम पे आएगा तो भगा देंगे, तेरा सैलरी काट लेंगे, नहीं काम करने होगा। जो सुपरवाइज करता है, क्या करता है? सुपरवाइज करता है, मैनेज करता है, मैनेज करता है। हर एक वर्कर के ऊपर में क्या रहेगा? एक बॉस रहता है ना सर। वो बॉस का काम क्या है? वो बॉस का काम क्या है? खुद काम करना। वो आपका काम करेगा क्या? वो आपका काम संभालेगा नहीं। उसका काम क्या है? काम करवाना है। किससे काम करवाना है? लेबर लोग से काम करवाना। तो जितना भी सुपरवाइजर है, जितना भी सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया, ये इन लोग को जो सैलरी देते हैं वो क्या है सर? इनडायरेक्ट लेबर। क्या है वो? इनडायरेक्ट। दूसरा एग्जांपल क्या है सर? आपको पता है कि लेबर में मतलब जब फैक्ट्री में जाते हैं ना, तो मशीन है आपके लिए, राइट? तो मशीन के ऊपर में जो मेरा काम कर रहा है लेबर, वो मेरा कौन सा हो गया? डायरेक्ट लेबर। मशीन का तो कॉस्ट क्या है? एक बार मशीन खरीदें, उसका डेप्रिसिएशन करना है, उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करना है, वो मेरा क्या है? वो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है। मशीन के ऊपर में जो भी खर्चा, वो क्या है? फैक्ट्री का खर्चा है। हम मशीन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बात किससे कर रहे हैं? लेबर के बारे में बात, ह्यूमन के बारे में बात करें, जो मेरा प्रोडक्ट को बनाता है। तो जो डायरेक्टली बनाएगा वो क्या है? डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वर्कर। जो इनडायरेक्टली बनाता है मतलब जो सुपरवाइज करेगा, जो साफ सफाई करेगा, जो मैनेज करेगा,
जो बाथरूम वगैरह देखेगा, उसको साफ सफाई करेगा, जो आपका स्टाफ हो गया, जो सिक्योरिटी गार्ड हो गया, इन लोग का काम सामान बनाना नहीं, इन लोग का काम क्या है, उन लोग को सर्विस देना जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब मेरा फैक्ट्री में कैंटीन है, कैंटीन है ना, मेरा फैक्ट्री में कैंटीन है, तो जो कैंटीन का जो स्टाफ है, क्या वो लोग सामान बना रहा है? वो लोग किसको हेल्प कर रहा है बताइए? वो लोग किसके लिए सर्विस दे रहा है? उन लोग सर्विस किसको दे रहा है? डायरेक्ट लेबर को दे रहा है। बात समझ आ रहा है? जैसा मशीन हो गया, मशीन, तो मशीन मेरा वर्क करता है, अब मशीन सर कभी भी खराब हो सकता है, तो मशीन के लिए हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग से बना दिए। उसका काम क्या है? उसका काम है अड्डा मारो घूरो फिरो, लेकिन जब मशीन खराब हो गया तो आपको मशीन क्या करना है? तुरंत ठीक करना है। मशीन को आपको टाइमली क्या करना होगा? उसको मेंटेन करके रखना होगा, ताकि मेरा मशीन नहीं रुके, ताकि मेरा, अगर मेरा मशीन रुके तो मेरा काम रुक जाएगा, अगर मेरा काम रुक गया तो मेरा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वो खराब भी हो सकता है, और जो मेरा लेबर है वो लोग भी बैठा रहेगा, तो बैठा के पैसा देना पड़ेगा। तो ये काम किसका है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का। इसका काम है कि मशीन को मेंटेन करे, तो उसको भी तो हम पैसा दे रहे हैं। लेकिन क्या वो लोग डायरेक्ट लेबर है? वो लोग कौन सा लेबर है? इनडायरेक्ट लेबर। ये सारा रीजन है सर। अब मान लीजिए कि सर जो भी मेरा फैक्ट्री में वर्कर लोग आता है, सुबह 9 से लेकर 5:30 बजे तक काम करेगा, राइट? करेगा उन लोग 6:30 बजे तक काम करेगा, 6 बजे तक काम करेगा। खाना खाने के लिए तो ब्रेक चाहिए, तो कुछ लोग घर से टिफिन लेकर आता है, कुछ लोग नहीं लाता है, तो लोग कहाँ पे खाना खाएगा? बाहर पे जाके। अब मेरा फैक्ट्री से बाहर जाने में आधा घंटा लगता है, आने में आधा घंटा लगेगा, और 1 घंटा लोगों को खाने में, है ना? 1 घंटा खाने का मतलब, खाने के बाद में इधर उधर अड्डा मारेगा, बातचीत करेगा, हाल चाल पूछेगा, ये करेगा, सुट्टा उट्टा पिएगा, ये सब करेगा, तो 2 घंटा लग जा रहा है मेरा। अब आप कुछ बोल सकते हैं क्या? आप बोल नहीं सकते भैया 1 घंटा का ब्रेक दी, 1 घंटा में जा रहे हैं, लेकिन आपका फैक्ट्री से बाहर दूर है, आधा आधा घंटा टाइम लग रहा है। तो मेरा हर एक लेबर, सपोज मेरे 1,000 लेबर है, तो हर एक लेबर 1 घंटा मेरे पास कम काम कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो मेरा घंटा कितना लॉस हो रहा है? डेली का मेरे पास 1,000 घंटा लॉस हो रहा है। 25 दिन काम कराएंगे तो 25,000 घंटा का मेरा प्रोडक्टिव टाइम खराब हो जा रहा है, मेरा लॉस हो जा रहा है। तो हम क्या किए? एक बढ़िया सा ऐसा लोग को बुलाया, आदमी को बुलाया, और कैंटीन बना दिया। क्या बना दिया? कैंटीन बना दिया। अब आप खुश, अरे बॉस अपने लिए कैंटीन बना रहा है। अब कैंटीन बना रहा है तो देखिए उन लोग का पर्सनल चॉइस है कि मेरे पास कैंटीन में खा भी सकता है और नहीं भी खा सकता है। तो हम क्या करेंगे? बाहर में जो भी सामान वगैरह बेच रहा था, मैं उसको क्या करूंगा? सस्ता में यहाँ पर बिक्री कराऊंगा, विद क्वालिटी एंड। अच्छा क्वालिटी रहेगा, अच्छा आपका क्लीनिंग रहेगा, पूरा हाइजीनिक फूड रहेगा, और प्लस मार्केट से जो बाहर में खाता है उससे कम रेट रहेगा। तो लोग मेरे पास खाएगा कि नहीं खाएगा? मेरा कैंटीन में खाएगा। चीज समझ में आ रहा है? तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा बताइए? इससे इम्पैक्ट ये होगा कि मेरा जो 1 घंटा जो मेरा जाने आने पे लॉस हो रहा था वो मेरा बच जाएगा। और वो 1 घंटे के लिए हम क्या करेंगे? मैनेजर को बोलेंगे बाबू कैंटीन का ये टाइम है, इस टाइम में सबको बोलोगे खाने के लिए, और जैसे ही टाइम ऑफ हुआ सबको बोलो काम में लगाने के लिए, तो बाहर जाने का सिस्टम क्या हो गया? खत्म हो गया, मेरा टाइम बच गया, मेरा काम भी हो गया। तो जो कैंटीन वाला को जो हम रखे हैं, तो उसमें जो नुकसान हो रहा है, जो मेरा खर्चा हो रहा है, तो वो पैसा कौन बेयर करेगा? हम करेंगे। ये समझ में आता है? तो जो मेरा 1,000 डेली का घंटा लॉस हो रहा था, उससे ये लॉस ज्यादा बेटर है। तो ये सारा मैनेजमेंट डिसीजन होता है, टैक्टिक्स होता है, पॉलिसी होता है, जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लोग फैक्ट्री पे, टू गेट द मोस्ट ऑफ द आउटकम फ्रॉम द रिसोर्सेस, जो हमारा वर्कर होता है। क्लियर है? तो उन लोग को जो अपने लोग वेजेस देते हैं, वो जो डिपार्टमेंट को जो रन करने के लिए खर्चा हो रहा है, वो मेरा डायरेक्ट खर्चा नहीं है, वो मेरा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसको अपने लोग इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर है? तो जितना भी मेरा इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको वेजेस क्या देंगे? इसको वेजेस देंगे इनडायरेक्ट वेजेस। ये इनडायरेक्ट वेजेस कहां पे चार्ज होगा? ये इनडायरेक्ट चार्ज होगा फैक्ट्री ओवरहेड में सर। ये इनडायरेक्ट वेजेस कहां पे चार्ज होगा? ये इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज होगा सर फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होगा। कहां पे चार्ज होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर है? और जो डायरेक्ट वेजेस अपने लोग दे रहे हैं प्रोडक्टिव वर्कर को, डायरेक्ट वेजेस जो दे रहे हैं प्रोडक्टिव वर्कर को, ये कहां पे चार्ज होगा बताइए? ये चार्ज होगा मेरा फैक्ट्री, ये चार्ज होगा मेरा डायरेक्ट वेजेस के अंदर में। कहां पे? डायरेक्ट वेजेस के अंदर।
हमारा डायरेक्ट वेजेस का एक हेड है ना, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट लेबर कहां पे पड़ेंगे अपने लोग? फैक्ट्री ओवरहेड। कहां पे पड़ेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। और डायरेक्ट लेबर का खर्चा कहां पे पड़ रहे हैं? वो पड़ेंगे लेबर कॉस्ट में। कौन सा कॉस्ट में? लेबर कॉस्ट में। तो हमारा चैप्टर का जो नाम है, वो चैप्टर का नाम क्या है बताइए? चैप्टर का नाम क्या है? लेबर कॉस्ट नाम है, राइट। तो लेबर कॉस्ट में अपने लोग डायरेक्ट लेबर के बारे में पढ़ लें या इनडायरेक्ट लेबर के बारे में? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट के बारे में पढ़ लें। लेबर कॉस्ट का मतलब दोज वेजेस विच वी हैव टू पे ऑन प्रोडक्शन, दोज वेजेस विच वी हैव टू पे ऑन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्टिव लेबर को देते हैं, वो खर्चा के बारे में पढ़ लें अपने लोग लेबर कॉस्ट। तो पहले जहन से निकाल दीजिएगा, फैक्ट्री में मशीन का जो भी खर्चा है वो कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। लेबर का जो भी खर्चा उसमें से भी छांटेंगे, जो डायरेक्ट है, जो मेरा प्रोडक्शन पे काम कर रहा है, उन लोग को जो वेजेस देंगे वो मेरा डायरेक्ट वेजेस लेबर कॉस्ट के अंदर में आता है। आपने लोग इस चैप्टर में उसको ही पढ़ने वाले। और जो इनडायरेक्ट है, जो मेरा इनडायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री मैनेजर, सुपरवाइजर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कैंटीन एक्सपेंसेस, ये मेरा यहां नहीं आता। ये मेरा कहां आएगा? ये आएगा ओवरहेड में। कहां आएगा? ओवरहेड में। जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में अपने लोग जो पढ़ेंगे वो ओवरहेड है। और ओवरहेड में बेसिकली वहां पर फैक्ट्री ओवरहेड के ही बारे में भी है। अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में पढ़ लोगे तो ऑफिस भी सेम है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी सेम है। क्लियर है? तो अपने लोग डायरेक्ट लेबर में, लेबर कॉस्ट में कौन सा के बारे में पढ़ रहे हैं बताइए? जो मेरा डायरेक्ट वेजेस, जो मेरा वेजेस इनकर हो रहा है, पेड किया जा रहा है, किसको? डायरेक्ट वर्कर को, प्रोडक्टिव वर्कर। कॉस्ट शीट में ऐड करेंगे, लेकिन वो कॉस्ट पे कहां से आता है? यहीं से पता चलता है। मटेरियल कॉस्ट में अपने लोग क्या पढ़े? टोटल मटेरियल कॉस्ट आपको मैंने निकालना सिखाया, परचेस कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल जोड़ के जो मेरा टोटल कॉस्ट आता था वो कहां बैठता था? वो मेरा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में बैठता था। उससे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देते थे। तो अभी अपने लोग क्या सीख रहे हैं? अभी अपने लोग पर्टिकुलर हेड का टोटल कॉस्ट निकालना सीख रहे हैं, जो कि कॉस्ट शीट में अपने लोग सीखे थे। कॉस्ट शीट का तो अपने लोग टोटल चैप्टर कर लिए, उसमें तो टोटल कॉस्ट आपने सीखा। अब वो टोटल कॉस्ट के अंदर में क्या है? तीन हेड है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब वो मटेरियल का कॉस्ट अपने लोग टोटल कैसे आएगा, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, वो अपने लोग ने कहा पढ़ा? वो अपने लोग ने पढ़ा मटेरियल कॉस्ट, जहां पे परचेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट प्लस उसके साथ क्या है ना, कौन सा कॉस्ट आता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है। और प्लस क्या है? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मैंने आपको बताया दो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरिंग। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरिंग, वो दोनों कॉस्ट ऐड हो जाते हैं। समझ गए? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो गया? लेस। रॉ मटेरियल कौन सा निकल गया। अब अपने लोग कौन सा कॉस्ट पढ़ ले? अब अपने लोग पढ़ ले लेबर कॉस्ट के बारे में। कौन सा कॉस्ट के बारे में? लेबर कॉस्ट के। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? आता समझ आ रहा है? अपने आप को सोचिए ना दिमाग में, मतलब कि फैक्ट्री में आप एज अ मैनेजर आप ऑपरेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका खुद का फैक्ट्री, आप ओनर है, कोई सामान आप प्रिपेयर कर रहे हो, बना रहे हो, और फैक्ट्री में स्टाफ लोग को आपको वेजेस देना है। फैक्ट्री में, सॉरी स्टाफ बोले, फैक्ट्री में जो वर्कर है उन लोग को आपको वेजेस देना। क्लियर है? तो ये पार्ट अपने को याद रखना है सर। और ये फैक्ट्री का डिटेल क्लियर है? ये प्रोडक्शन जाएगा, लेबर जाएगा, फिर इससे क्या होगा? फिनिश गुड्स। अब ये फिनिश गुड्स बन के कहां जाता है बताइए? ये फिनिश गुड्स बन के सर वेयर हाउस में जाएगा। कहां पे जाएगा? ये मेरा वेयर हाउस, जिसको क्या बोलते हैं? गोडाउन। ये मेरा गोडाउन में जाएगा। और ये गोडाउन से ये इंफॉर्मेशन कहां मिलेगा? ये इंफॉर्मेशन मिलेगा ऑफिस में। ऑफिस में क्या रहेगा? सेल्स का टीम रहेगा। और सेल्स का टीम लोगों को पता चल गया कि भैया मेरे पास प्रोडक्शन रेडी है ना। या तो प्रोडक्शन इतना दिन तक रेडी हो जाएगा तो सेल्समैन लोग क्या करेगा बताइए? कस्टमर को टारगेट करना चालू कर देगा। सेल्समैन का काम क्या है? कस्टमर को टारगेट करना। एक बिजनेस किसकी वजह से चलता है? मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन सेल्स की वजह से। भैया आपके पास बहुत पैसा है, बड़ा बड़ा मशीन है, सब कुछ कर लिए, सब कुछ कर लिए, सेल ही नहीं हो रहा, कस्टमर ही नहीं आ रहा है, क्या होगा? चलेगा? एट द एंड में क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो सेल्स वाला का सबसे बड़ा काम है सेल्समैन। और ये सेल्स फिर कहां सर? ऑफिस से इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट करेगा। तो ऑफिस वाला इसको, माल को सेल्समैन तक का पहुंचाने के बाद में सेल्समैन कहां आपका भिजवा देगा बताइए? कस्टमर के पास। सेल्स का काम क्या? ऑर्डर लाना, ऑर्डर लाके ऑफिस में हैंड ओवर कर देना, फिर ऑफिस क्या करता है? उसको गोडाउन से लेके डिलीवर्ड करा देता है कहां पर? कस्टमर के पास। क्लियर है? तो हमारा जो प्रोसेस है वो है लेबर कॉस्ट।
नाउ लेबर कॉस्ट में लेबर तो समझ में आ गया सर, लेबर कितना तरह का होता है, बोलिए लेबर कितना तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपने लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट के बारे में। चीज क्लियर हो गया। नाउ अब ये जो लेबर है, ये जो मेरा लेबर है, इसको पेमेंट कैसे करेंगे। इन लोग आपका फैक्ट्री में जो काम करने के लिए आ रहा है, तो किसके लिए, आपसे प्यार करता है इसलिए, हाँ, आपका इज्जत करता है इसलिए आ रहा है क्या, या आपका दिल में उसके लिए बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है। हाँ, अब आप मोदी जी होंगे तो अलग बात है, तो लोग फ्री में काम कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे को तो नहीं लगता कि कोई फ्री में काम करने वाला है कि नहीं सर। तो वो जो बंदा आ रहा है वो किस लिए आ रहा है आपके पास, बिकॉज ऑफ अर्निंग, बिकॉज ऑफ वॉट, पेमेंट ऑफ वेजेस, बिकॉज ऑफ वेजेस, बिकॉज ऑफ अर्निंग, यही तो है ना सर। लोग किसी और के पास गुलाम क्यों बनते हैं, किसी और के पास जॉब क्यों करते हैं बताइए, पैसे कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपना संसार बढ़ाने के लिए, अपना जो भी खर्चा वगैरह है उसको आगे करने के लिए, अपना लाइफ को मेंटेन करने के लिए, राइट। आप लोग भी इतना जो पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, किस लिए बताओ हमें, गलत बात बोले, पैसा कमाने के लिए, सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी से अगर थॉट बनाएंगे ना सिर्फ मनी करने के लिए, मैंने आपको क्या बताया सर, पैसा कमाने का सिंपल सा स्ट्रेटेजी क्या है, एक्सपर्ट बनिए कोई भी एक फील्ड, जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, जो मार्केट में जिसका डिमांड है, आने वाला 10 साल 5 साल के बाद डिमांड है, उस फील्ड में एक्सपर्ट बनिए। अभी का मत सोचिए, अभी का डिमांड में एक्सपर्टीज बनिएगा तो अभी का रहेगा, फिर आउटडेटेड हो जाएगा, फिर से नया करना पड़ेगा। फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट होने वाला है उसको इवेलुएट करिए, समझिए किस चीज का आगे डिमांड होगा नहीं होगा, उस चीज में एक्सपर्ट बनिए। एक बार एक्सपर्ट बन गए ना किसी भी एक फील्ड पे, फिर पैसे तो कमाओगे ही सर। बेचना है ना, अपने आप को बेचो, नॉट इन अदर सेंस। अपने आप को बेचने का मतलब अदर सेंस में मत लिया, अब तुम बड़ा अलग बोला सर, बेचने तो आप ही बोले थे, अब हम बेच रहे अपने आप को, प्लीज हाँ, उस सेंस में नहीं बोला। बेचना मतलब अपने आप को बेचो, मतलब अपने स्किल को बेचो, अपना नॉलेज को बेचो, अपना सर्विस को बेचो, तभी आगे बढ़ो। आज जितने भी लोग हैं ना, सब आपका गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, जितने भी लोग हैं सब गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, जबकि गवर्नमेंट जॉब निकल ही नहीं रहा है, 4 4 साल से 5 5 साल से लगे हुए गवर्नमेंट जॉब के लिए, है कि नहीं है, 5 साल 6 साल से लगे हुए हैं। आदमी का अभी बताइए लाइफ कितना है हमारा, 50 ईयर्स 60 ईयर्स मैक्सिमम। इन्वायरमेंट अपना उतना अच्छा नहीं है, अगर आप वेस्टर्न में होते हैं, अगर आप कनाडा वगैरह हो गया, नॉर्वे वगैरह हो गया, उस जगह में आप करते तो 70 ईयर्स 75 80 तक भी लोग जाते हैं। या तो भैया 50 60 में ही गए लो, या तो हॉस्पिटल या तो सड़क, दो में से सड़क, पता नहीं आगे का फ्यूचर क्या है, बट हॉस्पिटल तो हो ही सकता है। तो आप सोचिए 10% मतलब कितना हो गया, 5 to 6, 5 से 6 साल लोग अपना लाइफ का दे देते हैं बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। और जब आप पूछेंगे ना इन लोगों से, ऐसे लोगों से कि आप क्यों करना चाहते हैं, पता है क्या बोलेंगे, सिक्योर जॉब। क्यों, मतलब अगर हम काम नहीं किया, इसका मतलब क्या होता है, सिक्योर जॉब का मतलब क्या होता है, सिक्योर जॉब का मतलब क्या होता है, मतलब अगर आपसे गलती हो गया, अगर आप काम नहीं किए या आप ढीला पड़ गए, या बोले काल के आशो आज के हो ना, आज के हमार शरीरটা ঠিক নেই, আজকে আমি ভালো লাগছে না, আমার হাতটা চলছে না, সাইন করতে পারবো না, কাল के आशो, ऐसा बोल सकते हैं आप, अगला आपको कुछ नहीं बोलेगा और आपका जॉब भी नहीं जाएगा। इसी चीज की वजह से आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कोई निकाल नहीं पाए। इसका मतलब क्या है, आप अभी से अपना माइंड को वहां पे सोच के रखें कि हम अंडर परफॉर्म करेंगे तो भी हमको निकालने पाएंगे, मतलब अभी से आप सोच रहे कि आप अंडर परफॉर्म करेंगे, ये गवर्नमेंट जॉब लोग को मतलब बोलेंगे ना तो जल जाएगा अंदर से, बिकॉज हम अंदर का बात बोल देते हैं तो लग जाता है कि नहीं, हमको बताइए माइंडसेट है या नहीं, कहीं ना कहीं, चाहे आप मानते नहीं होंगे लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज का फील है या नहीं है, तभी तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं ना। आपको डर लगता है कि कहीं मैं अगर परफॉर्म कम कर दूं, जैसा प्राइवेट में क्या है भैया, परफॉर्मेंस बेस्ड, काम करोगे तो लाख रुपया करोड़ रुपया भी कमा लोगे आप, है बहुत सारा बंदर, और नहीं काम करोगे तो खत्म, लूना लूना, ऊपर फिर नीचे, खत्म, ऐसा ही होगा। क्लियर समझ में आता है। तो ये सारा चीजें हैं,
लेकिन अपने आप को आप उस लेवल का बनाओगे बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी, बेस्ड ऑन योर स्किल सेट, बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, अपीयरेंस, स्पीकिंग स्किल। आज के टाइम में यही सारा चीज मैटर करता है। थोड़ा आउटस्पोकन पढ़ना पड़ेगा सर, समझ रहे हैं? थोड़ा बोलने वाला होना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को खोलना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट रहने से काम नहीं चलेगा आज के टाइम में, थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। तो ये सारे स्किल सेट लाइएगा तो प्राइवेट कंपनी में कोई नहीं मंगा पाएगा आप, तो वहां पैसा है तो मेहनत उसमें करिए, पैसे कमाने पे। क्लियर हो गया? स्किल एबिलिटी आपको डेवलप करना है, इसीलिए तो आपको ये 4 से 5 साल दिया जा रहा है, बिकॉज ऑफ यू थिंक राइट। अभी 4 से 5 साल में आपको स्किल डेवलप करना है सो दैट आप काम कर पाए। कितना लोग मंथली लाख कमाते बहुत सारे लोग हैं भाई, मैं भी जहाँ पे जॉब करता था तो वहां पर भी अच्छा ही था। हैं, छोड़ दे ये नहीं शौक बहुत बड़ा चीज है। अब रजनीगंधा इतना क्यों बिकता है, क्यों बिकता है? एडवर्टाइजमेंट भी शौक। विमल पान मसाला क्यों बिक्री हो रहा है? रीजन क्या है बिक्री होने का? वो तो खाने से तो कुछ तो फायदा है ही नहीं है, उल्टा नुकसान है, लेकिन फिर भी बिक्री हो रहा है, क्यों? शौक बड़ा चीज है। देखिए सर, तो ये अर्निंग अर्निंग अपने लोग लेबर को जो पेमेंट करते हैं, लेबर को जो पेमेंट करते हैं, थोड़ा देर के लिए दिमाग में सोचिएगा, आपका एक खुद का मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है, लेबर वहां पर आपके पास काम करता है, तो आप उसको पैसा दोगे। अब जब पेमेंट करते हैं ना, तो पेमेंट का दो तरह का पैटर्न होता है। कितना तरह का? दो तरह का आपका पेमेंट करने का पैटर्न होता है। एक तो होता है टाइम बेसिस में। कौन सा बेसिस में? एक क्या होता है सर बताइए? टाइम बेसिस में होता है ना। और एक क्या होता है सर? एक होता है प्रोडक्शन बेसिस। कौन सा बेसिस में? एक होता है सर टाइम बेसिस में, और एक क्या होता है सर? प्रोडक्शन बेसिस। चीज समझ में आता है? एक होता है टाइम बेसिस में और एक क्या होता है? प्रोडक्शन बेसिस में। होता कि नहीं होता है ना? आप जो लेबर क्लास के जो लोग होते हैं उन लोग का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आप उन लोग को पैसे कैसे दोगे? आप ऐसा मैन्युफैक्चरर हैं तो आप पैसे कैसे दोगे? या तो वो जितना टाइम दे रहा है उस हिसाब से देंगे, या तो फिर जितना प्रोडक्शन वो मेरा करता है उस हिसाब से देते हैं। अब जब टाइम बेसिस के बारे में बात करते हैं तो टाइम बेसिस में भी डिफरेंट डिफरेंट है। या तो उन लोग का मंथली फिक्स रहता है, नहीं समझे? उन लोग का हर महीना का फिक्स देते हैं अपने लोग, फिक्स जैसे सैलरी देते हैं। सैलरी लोगों का क्या होता है? प्रोडक्शन बेस होता है क्या? सैलरी लोगों का क्या होता है? प्रोडक्शन बेस होता है। सैलरी लोगों का क्या वीकली बेस होता है, डेली बेस होता है क्या, मंथली बेस होता है? प्लस सेल्समैन लोग का कमीशन बेस होता है। सैलरी के साथ साथ उन लोग को क्या देता है? कमीशन देता है। किस लिए? ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा सेल लाएं। देखिए अपने लोग ह्यूमन है, अपने लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग को बनाया है ऐसा ही है। 300 साल पहले कोई नहीं सोच पाएगा कि अपने लोग ऐसा कुछ मोबाइल बना सकते हैं, लैपटॉप बना सकते हैं, यहाँ से वहां बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया ऐसा हो जाएगा कि लोग आपका घर तक पहुंच जाएगा, आपका मोबाइल तक पहुंच जाएगा, आप क्या कर रहे नहीं कर रहे दुनिया को सब पता है। कोई था क्या? पहले के टाइम में भी लीडर हुआ करते थे, लेकिन पहले के टाइम में लीडर लोग का बात सब तक नहीं पहुंच पाता था बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। अभी क्या है? अभी तो सब आईटी है, नहीं सोच पाते ना सर ये सब कौन किया? सब तो ह्यूमन किया ना, सब तो ह्यूमन किया, कोई तो नहीं कर पाया। तो आप सोचिए किस लेवल का डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर हम कोई सेल्समैन को बोलेंगे ना, भैया ये वाला पेन का कीमत 1 लाख रुपया है, बेच के दिखाओ, तुमको हम 30% देंगे कमीशन। अब उसका दिमाग में ना 30% गुजेगा। ऐसा नहीं है, पेन का कीमत 1000 रुपये, मैं उसको बोला कि तुम इसको 1 लाख रुपए में बेचो, हम तुमको 30% कमीशन देंगे। अब वो देख रहे हैं भैया एक पेन बेचेंगे 30,000 रुपये मिल जाए। वो नहीं सोच रहा है कि वो नहीं सोच रहा है कि एक पेन बेच के हमको तो 30,000 मिलेगा, लेकिन अगला कितना कमाएगा? 69,000 कमा लेगा। इसका कॉस्टिंग कितना है? 1,000 रुपये। इसका कॉस्टिंग कितना है? 1,000 रुपये। और मैं बेचने कितना में बोल रहा हूँ? 1 लाख रुपए में। और अगला को कितना दूंगा कमीशन? 30,000। और मैं कितना कमा लिया? 69,000। वो मेरे बारे में नहीं सोचेगा, वो अपने बारे में सोचेगा। भैया एक पेन बिक्री की 30,000 रुपये, अगर साल में जैसे भी करके कुछ भी करके अगर हम 10 पेन बेच दिया तो मेरा कितना आ गया?
3 लाख रुपए। अब वो ह्यूमन है, अब वो रात भर सोएगा, सोचेगा भैया इसको 1 लाख में कैसे बेचें, उसका दिमाग में यही चलेगा। समझ रहे? कहीं ना कहीं से इधर उधर से सोच सोच के पैथरा वगैरह सीख उख के स्किल वगैरह ले होके, बोलने का अंदाज, पर्सनालिटी, बटरिंग वर्ड होता है ये सब इंश्योरेंस कंपनी में सीखा था मैंने। बटरिंग हो गया, मतलब बटरिंग इज द वर्ड जिसको लब्बा के बोलते हैं, मतलब इधर का उधर ऐसे तैसे जैसे तैसे करके मोड़ करके एकदम आपको 1 लाख रुपए में वो बेच के दिखाएगा ही दिखाएगा। आज नहीं, 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, लेकिन वो एक बार बेच दिया ना, एक बार बेच दिया। लाइफ में ऑलवेज प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम होता है, फर्स्ट टाइम ही प्रॉब्लम है ऑलवेज। कोई भी चीज करिएगा फर्स्ट टाइम ही डिफिकल्टी होगा, लेकिन जब आप एक बार कर दीजिएगा ना तो आपको टेक्निक समझ में आएगा, हाउ टू सेल दिस पेन फॉर ₹1 लाख। ग्रेजुअली यही स्किल से फिर आपने 2 बार किया, फिर फेलियर हुआ, फिर किए, ऐसे करके जब आप 5 से 10 बार बेच दिए, जब 1 महीना का अगर आपने पूरा टारगेट पूरा अचीव कर लिया और जब ना आपका सेट था कि मेरे को 10 पेन बेचना है, वो आप सीख लिए ना, तो अब आप इस चीज के क्या हो गए, एक्सपर्ट हो। समझ रहे? अगर ये पेन को आपने 1 लाख रुपए में बेच दिया, आपने तो 3 लाख रुपए कमा लिया, आप तो एक्सपर्ट हो गए। अब आप इस पेन को इजिली बेच सकते हैं। तो ऐसे सेल्समैन का डिमांड है सर, सेल्समैन इज अर्निंग सो मच, बहुत ज्यादा लोग कमाते हैं, लेकिन दोज पर्सन हु हैव द हाईली स्किल डेवलपमेंट ऑफ सेलिंग, वही लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट कितना कमाया? वो 10 पेन कमा के 3 लाख रुपए कमा के खुश हो रहा है, मैनेजमेंट बिना कुछ करके कितना कमा लिया? 6,90,000 रुपए कमा लिया, जबकि इसका कॉस्टिंग 1,000 रुपया है। एग्जाम्पल एप्पल, तो एप्पल कंपनी इतना पैसा कैसे कमा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस। समझ में आया? तो बी लाइक अ एंटरप्रेन्योर नॉट अ सेल्समैन। समझ रहे हैं? एक्चुअली में वो तो अपना ह्यूमन एफर्ट दे रहा है, लेकिन आपका तो एफर्ट कम है। आपका तो एफर्ट नहीं लग रहा ना सर, आप तो अगले को यूज करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इवेंचुअली विनर कौन हुआ? इवेंचुअली विनर कौन हुआ? सेल्समैन। विनर कौन हुआ? आप हो। समझ में आया? अगला को सिर्फ क्या चाहिए? अगला 10 बेच दिया, 100 बेच दिया, अब अगला को प्रमोशन कर दिया, उसको मैनेजर बना दिया, उसके अंदर में 10 चेला लोगों को रख दिए, तुम इसको सिखाओ, तुम उसको समझाओ, तुम बताओ, वो भी देखेगा भाई 10 लोग मेरे अंदर मैनेजर बन गए हैं, अगले को हम बात कर रहे हैं, अगला खुश है मेरे से। समझ रहे हैं? इज्जत मिलेगा, साल में एक बार एनुअल अवार्ड वगैरह में स्टेज में बुला के ताली उली मरवा दिए, उसको एक तो ट्रॉफी दे दिया। 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, इज्जत मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, और क्या चाहिए दुनिया में? प्रोफेशनल लेवल में और क्या चाहिए? समझ में आया? यही साइकोलॉजिकल गेम होता है सर। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, और यही सारा टेक्निक आपको भी यूज करना है इफ यू आर गोइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन समथिंग। ये सारी टैक्टिक्स यू हैव टू थिंक। आपको अगले के बारे में सोचना है, और अगले के बारे में सोच के उसको बेनिफिट भी देना है, बिकॉज नो बडी विल स्टे विथ यू इफ ही डजंट गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। वो आपके साथ स्टे नहीं करेगा। क्लियर है? आपको बेनिफिट देना है, तो अगर वो बेनिफिट अगर आप दोगे तभी तो रहेगा ना सर। चीज क्लियर हुआ? लेकिन उसके साथ अपना भी बेनिफिट जोड़ना है कि भैया अगला अगर ये कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा। दिस इज द बिजनेस मैन, यही तो बिजनेस हुआ। नाउ सर, एक तो मंथली होता है, तो ज्यादातर वर्कर लोग को मंथली देते हैं क्या? मंथली नहीं मिलता है सर, क्या मिलता है उन लोग को? वीकली मिलता है। क्या मिलता है उन लोग को? वीकली बेसिस मिलता है, या तो फिर डेली बेसिस मिलता है। और डेली बेसिस में किस बेसिस में सर? आर्ली बेसिस में मिलता है। जो जितना घंटा काम किया उस बेसिस में पैसा देते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर ये जो लेबर का पेमेंट है, कौन सा पेमेंट हुआ? टाइम बेसिस में। कौन सा बेसिस में? टाइम बेसिस। क्लियर है? लेकिन टाइम बेसिस में क्या होता है ना, कि दिक्कत क्या हो जाता है टाइम बेसिस में, कि भैया आपको वर्कर का पीछे लगना पड़ेगा, आपको मैनेजर हायर करना पड़ेगा, उनको बार बार टोकना पड़ेगा, अगर काम है तो उनसे काम करवाना पड़ेगा। पता चला काम कर रहा है, ढीला कर रहा है, नहीं समझे? जो काम आधा घंटा का वो काम 1 घंटा में कर रहा है। क्यों? दिमाग, माइंड के साथ खेलिए उन लोग का दिमाग में सोचिए कि भैया जो काम आधे घंटे में वो 1 घंटा में कर रहा है, तो मतलब मेरा नुकसान क्या हो रहा है? 2 यूनिट का बजाय 1 यूनिट बन रहा है। जानबूझ के डिले करेगा ना सर। डिले क्यों करेगा? बिकॉज ज्यादा उसको पैसा मिलेगा।
तो दिस आर दी स्ट्रैटेजी ऑन टाइम बेसिस जो कि उन लोग यूज करता है। तो आपने क्या कर दिया भैया, यूनिट बदल दिया कि ये जो है गुड्स आधा घंटा में बनना चाहिए। जो नहीं बना पाएगा उसको हम क्या करेंगे सर, रिवॉर्ड नहीं देंगे। मतलब आपको एक रिवॉर्ड सिस्टम लाना पड़ेगा। क्या सिस्टम? रिवॉर्ड सिस्टम, जिसको बोनस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोनस सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि आप तो रोक नहीं सकते ना सर। अगर वो एक प्रोडक्ट को जो कुछ लोग आधे घंटे में बना दिया है, कुछ लोग 45 में बना दिया है, कुछ लोग 1 घंटे में बना रहा है, ये तो स्किल्ड होता है। अब यहां पर भी देखिए, लेबर के अगर कैटेगरी में जाते हैं तो 3 तरह के लेबर होते हैं। होते हैं स्किल्ड। क्या होते हैं? स्किल्ड। एक क्या होता है? सेमी स्किल्ड। और एक क्या होता है? अनस्किल्ड। तो लोग जो भी लेबर आता है, जो भी लेबर आता है, पहले वो क्या बनता है? मान लीजिए कि कोई एक नया बंदा आया, उसको आपने ज्वाइन किया, ये बंदा ज्वाइन किया, तो ये बंदा पहले क्या रहेगा? ये बंदा पहले अनस्किल्ड रहेगा। क्या रहेगा? ये बंदा पहले अनस्किल्ड रहेगा। क्या पहले ये स्किल्ड था? क्या अनस्किल्ड रहेगा। मैं आपको लेबर का टेक्निक बताता हूँ कैसे ट्रेन करते हैं। पहले ये अनस्किल्ड रहेगा। ये अनस्किल्ड के ऊपर में क्या करना है? इसके साथ एक स्किल्ड बंदा को, इसके साथ एक स्किल्ड बंदा को क्या करना है? ऐड कर देना है। और स्किल्ड बंदे को क्या बोलना है? इसको काम सिखाओ। क्या सिखाओ? काम सिखाओ। तुम अपना भी काम करो, साथ में इसको भी सिखाओ। ऑब्वियसली ये जो अनस्किल्ड बंदा का, इसका सैलरी क्या होगा? कम होगा। इसको मान लीजिए मिल रहा है 10 रुपए पर आवर, इसको मिल रहा है 25 रुपए पर आवर। कितना मिल रहा है? तो ये से ज्यादा कमाता है। इसका 1 घंटा का 10 रुपए, इसका 25 रुपया। और ये धीरे धीरे क्या करेगा? इसको सिखाएगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद में ये बंदा क्या बन जाएगा? ये बंदा सेमी स्किल्ड बन जाएगा। चीज समझ में आता है? ये बंदा सेमी स्किल्ड बन जाएगा। इसका सैलरी 15 रुपए हो गया, बढ़ गया। अब 1 साल के बाद में, 6 महीना, 1 साल के बाद में ये भी बंदा क्या हो जाता है सर? स्किल्ड लेबर बन जाता है। तो इसका सैलरी क्या हो जाता है? 20 रुपया, 25 रुपया। फिर इसका बढ़ जाएगा। चीज समझ में आता है? क्योंकि वी आर ह्यूमन, वी आर टेंस टू लर्न एनीथिंग विच एवर वी वॉन्ट एंड विच एवर वी हैव। सिंपल इज रीजन। आपको जो चीज अच्छा लगता है ना, वो चीज में डेडिकेटेड काम करते जाइए। 2 घंटा, 3 घंटा करते जाइए, करते जाइए। समझ में आ रहा है? आप उस चीज में एक्सपर्ट बन जाओगे। बहुत सारा वीडियोस वगैरह देखा होगा आपने इस तरह का, इस तरह का कुछ आप लोगों को तेल वगैरह में कुछ तलता उलता है। बाहर में तो स्नैक्स नहीं खाते हैं, बहुत सारा गाठिया वगैरह हो गया, ये हो गया, वो लोग तेल में कैसे तलता है? तो कुछ लोग तेल वगैरह में एक्सपर्टीज हो जाते हैं, तलते वगैरह हैं। कुछ लोग पराठा वगैरह में एक्सपर्टीज बनाते हैं। कुछ लोग अगर कुछ काटते हैं प्याज वगैरह में, तो उसमें भी पूरे स्पीड हो जाता है। देखा है कि नहीं देखा है? तो हमको बताइए, वो जो एक्सपर्टीज जो उन लोग का लेवल हुआ है, वो जो स्ट्रांग हो गया, वो कैसे हुआ? एक बार करने से या प्रैक्टिस करने से? प्रैक्टिस करते करते हो गया ना सर। जैसा कि बहुत सारा देखते होंगे कि आपका, मैंने सिलेंडर दिखा था कि ऐसे करके उठाता है, और वो डायरेक्टली जो ट्रक का जो साइड में होता है ना, जो स्पेस रहता है, वहीं पे जाता है। वो लोग ब्रिक्स वगैरह उठा के फेंकता है, और जो साइड था उसी में जाके रखता है। हाउ? हाउ ह्यूमन कैसे करता है? मशीन तो नहीं कर पाएगा, टूट सकता है, आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन ह्यूमन के ऊपर में भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो कर देता है। बिकॉज हाउ? इम्पॉसिबल थिंग को अपने को करने का आदत है। कैसे? एक्सपर्टीज से अपने लोग वो चीज कर सकते हैं। और एक्सपर्टीज कैसे होगा? एनीथिंग को जो बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, उस चीज में अपने को एक्सपर्टीज होता ही होता है। इसको लर्निंग कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट है ना, अनस्किल से सीमी स्किल जाता है, इसको लर्निंग कर्व बोलते हैं। याद रखिएगा, लर्निंग कर्व बोलते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक आप, जैसे कि ये आपका मोबाइल है, ये मोबाइल को आपको बनाना सिखा रहा हूं। पहले टाइम में तो आप नहीं बनाओगे, लेकिन 10 से 15 मोबाइल आप बना लिए, टाइम लग लग के, टाइम लग लग के बना लिए। तो जब 16 बार में जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा। ग्रेजुअली जैसे जैसे आप इस चीज में इन्वॉल्व होते जाएंगे और डेडिकेटेड अपना टाइम देते जाएंगे, करते 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 करते, जो आपको 10 घंटा में लगता था, अभी वो आप 2 घंटा में बना दोगे। ये होता है कि नहीं होता? हमको बताइए। पॉसिबल होता है कि नहीं होता? बिकॉज ऑफ हाउ? बिकॉज ऑफ दिस लर्निंग कर्व्स। तो अपने को पता है कि कोई भी बंदा, जैसे कि अगर आप लोग फ्रेशर हो, राइट, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोग फ्रेशर हो ना, आपको फ्रेशर के लिए जॉब मिलेगा। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, जितने भी कंपनी है ना जो आपको एज अ फ्रेशर उठाते हैं ना, आपको समझते हैं कि यू नो नथिंग। जॉन स्नो देखा है तो, यू नो नथिंग,
आपको कुछ नहीं आता। वो आपका क्या चेक करता है? आपका पर्सनालिटी देखता है, आपका एटीट्यूड देखता है, आपका स्पीकिंग एबिलिटी देता है, सेंस ऑफ ह्यूमर, डेडिकेशन है नहीं है, ये सारे चीज फ्रेशर में खोजा जाता है। नॉलेज थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं। नॉलेज के पर्सपेक्टिव से फ्रेशर को कभी भी जॉब नहीं मिलता है। ये अपना दिमाग में माथा में डाल लीजिए, नॉलेज के पर्सपेक्टिव से नहीं मिलता। हाँ, अगर आप अकाउंटिंग फर्म में आए तो बेसिक ऑफ अकाउंट्स, जर्नल एंट्रीज वगैरह, टैली वगैरह आता है नहीं आता है, कुछ कंप्लायंस वगैरह कभी फाइल किए है नहीं किए, एटलीस्ट चीजों से फेमिलियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेमिलियर होना चाहिए, बस बहुत है। द बेसिक थिंग रिक्वायर्ड इन अ फ्रेशर इज योर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या है? अगर मैं आपको काम दूंगा करने के लिए तो आप वो काम करोगे, या कुछ और आपको अगर अर्जेंसी आ गई तो आप वो करोगे। दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड। आपका कल एग्जाम आ रहा है तो आज आप रात को पढ़ोगे, या कोई इंपॉर्टेंट शादी है जिसको अटेंड करना था आप वो शादी अटेंड करोगे। दैट इज चॉइस, राइट? वो चॉइस के बिहाफ में भी इंसान का क्या बनता है? एटीट्यूड बनता है। तो वो 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू में आपका एटीट्यूड चेक करेगा कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपका स्पीकिंग एबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का टाइम। यही सारा चीज के ऊपर में फ्रेशर को जॉब मिलता है, समझ रहे हैं? और वो फ्रेशर है। अब जैसे आप फ्रेशर में आप आए, उसको तो पता है आपको, आप मेरे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते। आईबीएम वाला एक्सपेक्ट करेगा क्या कि एक ग्रेजुएशन से उसको पूरा आईबीएम का इंडस्ट्री पता होना चाहिए, क्या हो रहा नहीं हो रहा, उसको क्या, उसको जानता है कि आपको कुछ नहीं आता। वो लोग क्या करता है? ट्रेन करता है। 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड करता है, जिसमें से 15 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता का इंडक्शन पीरियड होता है। कौन सा पीरियड बताइए? एक मेरा इंडक्शन पीरियड होता है। 1 मिनट रुकिए। देखिए सर, तो 1 हफ्ता 10 दिन का इंडक्शन पीरियड होता है। वो इंडक्शन पीरियड में क्या होता है? बेसिकली आपको बिजनेस के बारे में वो लोग बताता है, वो लोग ट्रेनिंग देता है। आप बड़ी बड़ी कंपनी में अगर जाएंगे और जाके बोलेंगे ना कि मेरे को नहीं आता है, तो बड़ी बड़ी कंपनी आपको क्या करता है ना सर, आपको सिखाता भी है। आपको सीपीए करना है। अगर कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि भैया इसको 10-20 सीपीए चाहिए, इसको सीए चाहिए, या फिर सीमा चाहिए, या फिर सीएमए चाहिए, सीएफए चाहिए, तो कंपनी आपको पढ़ने के लिए पैसा देता है। सर जाओ बेटा यूएस में जाके पढ़ाई करो, जाओ घर में आके पढ़ाई करो, काम मत करो। पढ़ उन लोग पढ़ाने के लिए भी पैसा देता है, बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट। चीज समझ में आ रहा है? तो ये सारा चीज आपको मिलता है एक कंपनी से। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर हो गया सर? तो मेरा बोलने का मतलब है कि भैया या तो वीकली देंगे या तो फिर आर्ली पेमेंट करेंगे। तो आर्ली पेमेंट में क्या प्रॉब्लम होता है? अच्छा, उससे पहले अपने लोग इसमें जाते हैं सब प्रोडक्शन में। या तो प्रोडक्शन बेसिस, तो प्रोडक्शन बेसिस में कौन सा बेसिस में देंगे? यूनिट प्रोड्यूस। दूसरा वे क्या है बताइए? दूसरा वे सर यूनिट प्रोड्यूस बेसिस में देंगे, सर प्रोडक्शन के बेसिस में देंगे। आप कितना टाइम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। कि भैया एट द एंड में कितना सामान मेरा आपने बनाया, उस बेसिस में हम आपको पैसा देंगे। उस बेसिस में क्या देंगे सर? पैसा देंगे। ऐसा बहुत सारा आपको मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में आपको पता है ना, ठेकेदारी सिस्टम चलता है। क्या चलता है? ठेका सिस्टम में चलता है। ये जितना भी फुटवेयर इंडस्ट्री है, फुटवेयर का, जो फुटवेयर का अगर आप लोगों को पता होगा ना, तो नीचे वाला पार्ट को अपने लोग लोअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? अपर बोलते हैं। तो बेसिकली लोअर जो भी होता है वो सब सोल मेड होता है। या तो सोल से बनता है, या तो फिर एक लिक्विड रहता है जिसको ये लोग पिघला के गर्म करके वो सोल बनाता है। मैंने देखा है खुद अपनी पर्सनली से, एक फैक्ट्री में मैं गया हूँ तो मुझे पता है कि सोल ये कंपनी प्रिपेयर करता है। लेकिन जो शूज का जो अपर होता है ना, अपर और चप्पल वगैरह का जो भी अपर हो गया, ये हैंडमेड होता है। क्या होता है? हैंडमेड होती है। बड़ी बड़ी मशीन उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू में कर सकती है, लेकिन ज्यादातर ये हैंडमेड होता है। ये हैंडमेड के लिए कौन बनाता है? लेबर बनाता है। तो वो जो लेबर कंपनी जो हायर करता है ना, वो ठेका सिस्टम में रखता है, वो उसका खुद का लेबर नहीं रहता। सब कॉन्ट्रैक्टर लोग रहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर लोग अपना अपना सबका लेबर है, उनका काम है काम करवाना। आपका काम है भैया इसको रॉ मटेरियल को हैंड ओवर कर देना, एक टाइम लिमिट बता देना और एक रुपया बता देना कि पर पेयर में इतना रुपया हम आपको देंगे, और इस टाइम तक आपको रेडी करना। उस टाइम तक रेडी करके और पर पेयर के हिसाब से उन लोग पैसा लेता है। तो उन लोग का बेसिस कौन सा हुआ? प्रोडक्शन बेसिस। अब आपको अर्जेंट चाहिए, अर्जेंट चाहिए तो क्या कराना होगा? ओवर टाइम कराना होगा।
आपको अर्जेंट चाहिए तो क्या कराना होगा, ओवर टाइम कराना होगा, तो ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा लेता हो लोग। समझ रहे हैं? तो दो तरह का सिस्टम होता है सर, या तो टाइम बेसिस में होगा या तो फिर प्रोडक्शन बेसिस। क्लियर है? टाइम बेसिस में अगर हुआ तो डायरेक्ट वेजेस का आंसर क्या होगा बताइए। टाइम वेज अगर टाइम बेसिस में होगा तो हमारा वेजेस इक्वल टू क्या होगा, टोटल आवर्स वर्क। वेजेस इक्वल टू क्या होगा बताइए, टोटल आवर्स वर्क, जितना घंटा आपने काम किया, इनटू क्या होगा सर, वेजेस रेट पर आवर। वेजेस रेट पर आवर, ये समझे? वेजेस कैसे दीजिएगा कोई भी लेबर को जो अगर टाइम बेसिस में कर रहा है तो, अगर आपका पेमेंट आर्ली बेसिस में, भैया आप कितना घंटा काम किए मेरे को वही चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनी में ये आर्ली ट्रैक कैसे होता है, आप देखिए कोई भी कंपनी का एक आपको कार्ड देता है, कार्ड गला का फंदा लटका के सब आदमी लोग जाता है अपना गला में, तो कार्ड लिखा रहता है, एक्सेस कार्ड, आईडी कार्ड आप उसको बोलते हैं, एक्चुअली पंचिंग कार्ड था। आप गेट वगैरह लॉक रहता है, आप वो कार्ड दिखाएंगे तभी वो गेट में एंट्री मिलेगा, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलता। एग्जैक्टली तो जो कार्ड जो आप पंच वहां पे करते हो, आपको क्या लगता है कि वो कार्ड पंच एंट्री एग्जिट के लिए है? नहीं सर, वहां आपका आर्स रिकॉर्ड होता है, वहां पर आपका रिकॉर्ड होता है। नहीं समझे? एग्जैक्टली अगर आप गेट के बाहर गए तो आप पंच किए, इसका मतलब आप मेरे ऑफिस से बाहर गए तो आपने काम किया या नहीं किया, आप घूम रहे थे, बाहर गए थे। जैसे आप ऑफिस के अंदर आए तो आपने पंच किए, तो ऑफिस में आके क्या करिएगा, आप घूमिएगा या काम करिएगा, पंच तो करना ही पड़ेगा ना सर, तो आपको एंट्री कैसे मिलेगा, आप कैसे एंट्री करोगे? वहाँ कैमरा रहता है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहता है, आपको एंट्री नहीं करने देगा ना, कैसे देगा? तो जो कार्ड पंचिंग मैकेनिज्म है वो एक्चुअल में क्या है, आपका टाइम कीपिंग है, आपका टाइम को कीप किया जा रहा है। अब भैया आप 8 घंटा का काम में से आप 5 घंटा बाहर रहे हैं, 3 घंटे ही अंदर आके काम कर रहे हैं, तो वो कार्ड से क्या होगा, ट्रैक कर लेगा, तो मैनेजमेंट ट्रैक करेगा, तो फिर मैनेजमेंट आपको अलग से बुलाएगा, क्या हुआ, बहुत बाहर जा रहे हो तुम, क्या रीजन है, बाहर में कोई है क्या, बहुत जाना आना हो रहा। बात करेगा, आप इज्जत से बात करेगा। कॉर्पोरेट कल्चर में गाली मारपीट अलाउड नहीं है बॉस, ऐसा नहीं है, भले आपका बॉस से जितना भी दिल जला हुआ, जान जला हुआ, सब जला हुआ, आप गाली दे दिए, खत्म, बाहर, कोई रुआई नहीं। आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम चोर हैं, लेजी हैं, जो भी हैं, बॉस आपको सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तीन चीज छोड़ के, आपको मार नहीं सकता है, आपको गाली नहीं दे सकता है, और थर्ड वाला कुछ नहीं कर सकता। अलग केस है बाबू, समझ गए? तो याद रखिएगा, इवन आपको काला भी नहीं बोल सकता, वैसे कलवा है नहीं बोल सकता, ये रेसिज्म हो जाएगा, जॉब चल जाएगा। तुम मोटा है, बहुत मोटा हो गया, तुम काम कर, आप कंप्लेन कर दिएगा, चल जाएगा, गायब। तो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट में कॉरपोरेट कल्चर होता है जहाँ पर रिलीजियस कमेंट, रेसिज्म कमेंट, जहाँ पे पर्सनालिटी कमेंट, ये सारा कमेंट अलाउड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप दोस्त से बात कर रहे हैं, मैनेजर को ले रहे सुनो ना यार, यहाँ कंधा में हाथ रख दिए, चलो ना, भैया बॉस है। अच्छा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कल्चर वगैरह पे ना आप बॉस बोल के नहीं बोलते, ऐसा सर वगैरह का ना अब खत्म हो, चाहे सीईओ रहे, चाहे मैनेजर है, जो भी रहे, आप उसको नाम से बुलाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज एंड ऑल। ठीक है, ये समझा? ये कैलकाटा में भैया वाला सीन होता है, अरे भैया सुनिए ना, अरे भैया सुनिए ना, है ना? तो आपसे बड़ा है तो भैया बोलते हैं, लेकिन आपसे अगर कोई बड़ी है तो उसको बाजी नहीं बोलिएगा, केस हो जाएगा। तो भैया वाला जो सिस्टम है ना, ये कॉर्पोरेट कल्चर वगैरह पे नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह में आपको नाम से ही कॉल करना है, उससे कोई ऑफेंसिव फील नहीं होता, वरना आपको उतना ज्यादा इज्जत देने का। तो सर याद रखिएगा, ये हमारा टोटल आवर्स वर्क इनटू वेज रेट पर आवर, कोई प्रॉब्लम? दूसरा क्या है सर, एक मिनट रुकिए, बार बार प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, देखिए सर, और अगर प्रोडक्शन बेसिस में आप अगर दे रहे हैं, प्रोडक्शन बेसिस में अगर आप दे रहे हैं, तो फिर वेजेस का क्या फॉर्मूला होगा, टोटल वेज कैसे निकलेगा,
टोटल यूनिट प्रोड्यूस, सर लिख लीजिए, टोटल यूनिट प्रोड्यूस, जितना भी आपने यूनिट प्रोड्यूस किया, इनटू क्या हो जाएगा बताइए, इनटू वेज रेट पर यूनिट, क्या होगा सर, इनटू वेज रेट पर यूनिट, टोटल यूनिट प्रोड्यूस इनटू वेज रेट पर यूनिट सर, टोटल यूनिट प्रोड्यूस इनटू वेज रेट पर यूनिट, समझ रहे हैं, जितना भी आपने यूनिट प्रोड्यूस किया और जितना भी आपका वेज रेट पर यूनिट है, वो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा टोटल आपने काम कितना किया, मतलब टोटल आपका वेजेस कितना होगा पता चल जाएगा। अब आपने किसी प्रोडक्शन में एक हफ्ते में 100 यूनिट बनाया, एक यूनिट का प्राइस आपको 15 रुपए दिया जाएगा, कितना रुपए, तो 100 यूनिट इंटू 15 रुपए, एक हफ्ते में कितना काम किया आपने, 1500 रुपए का, कितना रुपए काम किया आपने, 1500 रुपए का काम किया, चीज समझ में आ रहा है। आर्डरली बेसिस से बोले तो सर आपने 100 घंटा काम किया और एक घंटा का काम करने के लिए आपको 5 रुपया दिया जाता है, तो 100 घंटे इंटू 5 कितना हो गया, 120। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे एक वीक में मैक्सिमम आप कितना काम कर सकते हो, 40 आवर्स काम कर सकते हो, वीक में 5 दिन, 8 घंटा, 8 घंटा कितना हो गया इंटू 40 आवर्स, या अगर 6 दिन हो गए तो कितना होता है, 48 आवर्स होता है। उससे ज्यादा काम करोगे क्या, उससे ज्यादा काम करने का मतलब क्या होता है, ओवर टाइम होता है, तो उसका चार्ज क्या होगा, अलग होगा, क्लियर है। तो ये हमारा दो फार्मूला हो गया ऑन टाइम बेसिस में, और कौन सा बेसिस में सर, प्रोडक्शन बेसिस में। नाउ ये तो हमारा नॉर्मल फार्मूला है जिसके थ्रू से अपने लोग बनाएंगे। कभी कभी मैनेजमेंट को अर्जेंसी बेसिस में काम करवाना होता है, राइट, तो उसके लिए मैनेजमेंट क्या देगा आपको, ओवर टाइम देता है, क्या देता है सर, ओटी देता है, क्या देगा आपको, ओवर टाइम देगा, है ना। वो भी डिपेंड करता है कि सब वर्कर मेरा राजी हो या नहीं हो। अब मैनेजमेंट को काम करना है सर, उसको अर्जेंटली आपका मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में उसको गुड्स पहुंचाना है, डिलीवर करना, अर्जेंट आ गया, ऑर्डर आ गया, तो वो ऑर्डर कौन बनाएगा भैया, लेबर बनाएगा। अब लेबर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो दिन भर में 24 घंटा होता है, वो लोग तो 8 घंटे ही काम करेगा। देखिए 8 घंटा से बोलने का है आजकल के टाइम में, नॉर्मली 10 घंटा 12 घंटा जॉब होता है, 8 घंटा बोलने का बाप, 10 घंटा 9 घंटा तो आप पकड़ के चलिए, कभी कभी काम करना रहा तो 2 बजे 3 बजे रात तक भी आप काम करो, ऐसा काम होता है, ये कल्चर है, काम रहा तो करना पड़ेगा। तो सर ये काम के लिए आपको क्या मिलेगा, ओवर टाइम मिलता है, क्या मिलता है, ओवर टाइम मिलता है, क्लियर है। इसके अलावा अब ये देखा जा रहा है कि सर अगर टाइम बेसिस में अगर अपने लोग दे रहे हैं ना, टाइम बेसिस में अपने लोग दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर कोई वर्कर टाइम पे ना काम नहीं कर पा रहा, जानबूझ के डिले कर रहा है, जानबूझ के क्या कर रहा है सर, डिले कर रहा है। देखो डिले क्यों कर रहा है, ज्यादा टाइम लगाएगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे टाइम बेसिस में अपने लोग इसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए इसको बोनस सिस्टम देते हैं, क्या देते हैं, बोनस सिस्टम देते हैं, इन लोग को इंसेंटिव सिस्टम देते हैं, क्या देते हैं सर, इन लोग को एक इंसेंटिव सिस्टम देते हैं, इन लोग को एक इंसेंटिव सिस्टम देते हैं, और वो सिस्टम में एक स्टैंडर्ड टाइम दे देते हैं, क्या देते थे सर, एक स्टैंडर्ड टाइम अपने लोग दे देते हैं, समझ गए, स्टैंडर्ड टाइम बोले तो पर यूनिट, एक यूनिट बनाने का एक स्टैंडर्ड टाइम देते थे, ठीक है। इससे ये स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट से क्या हो जाता है कि अगर स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, ये मेरा स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इनटू टोटल यूनिट अपने लोग अगर प्रोड्यूस कर दे, मतलब एक वर्कर ने कितना यूनिट बनाया, कितना यूनिट बनाया, और स्टैंडर्ड टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे जो आता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आवर्स, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, स्टैंडर्ड आवर्स, वो निकल जाता है मेरा स्टैंडर्ड आवर्स। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, for one unit produce standard time, for one unit produce standard time is 2 hours। एक यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना है सर,
2 hours, 2 घंटा, ठीक है। a worker produce 100 hours, a worker produce, sorry, 100 unit in 180 hours, in कितना आवर्स सर, 180 hours। क्या बोला, for 1 unit produce स्टैंडर्ड टाइम इज 2 hour, एक यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना घंटा है, 2 घंटा। मैं आपको स्टैंडर्ड टाइम बता रहा हूँ, एक यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना घंटा है, 2 घंटा, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा लगेगा। और ए वर्कर जो है, ए जो है मेरा 100 यूनिट बना दिया है, और कितने घंटे में बनाया, 180 घंटे में बनाया। तो हमको बताइए स्टैंडर्ड टाइम मेरे हिसाब से क्या था, एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगना चाहिए, और उसने कितने यूनिट बनाया, 100 यूनिट बनाया। तो 100 यूनिट के हिसाब से कितना घंटा लगना चाहिए, मेरे हिसाब से 200 घंटा लगना चाहिए। मेरे हिसाब से कितना घंटा लगना चाहिए, 200 घंटा लगना चाहिए, लेकिन उसने बना दिया कितना में, 180 में। तो मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए खराब है, आराम से सोच के जवाब दीजिए, मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए खराब है। सर क्वालिटी जल्दी में होगा सर यहाँ पे क्वालिटी अपने लोग इग्नोर करते हैं, आपको ये मानना है कि लेबर पे जो भी क्वालिटी वगैरह जो है वो परफेक्ट है, क्वालिटी में अपने लोग लेबर कॉस्ट में नहीं डील करते, ठीक है। बिकॉज क्वालिटी का जो भी एक्सपेंस है वो हमारा खर्चा में बुक होता है, लेकिन क्वालिटी अपने लोग फाइनेंशियली चेक नहीं कर सकते, नहीं समझे, क्वालिटी ऑन फाइनेंशियल टर्म्स में अपने लोग चेक नहीं कर पाए। तो क्वालिटी का लेके अपने लोग लेबर में ही मानते हैं कि भैया क्वालिटी ठीक है, ऑब्वियसली क्वालिटी डाउनग्रेड होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन लेबर में अपने लोग कैसे समझेंगे कि क्वालिटी सही है नहीं है, राइट। तो क्वालिटी वाला पार्ट को आप इग्नोर करोगे। तो हमें ये बताइए कि 100 यूनिट को बनाने के लिए मेरे हिसाब से 2 घंटा था, और वो कितने देर में बना दिया, 180 में। तो मेरे हिसाब से कितना घंटा होना चाहिए, 200 आवर्स होना चाहिए। ये 200 आवर्स मेरा क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स है, कौन सा आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, लेकिन वो बना दिया कितना में, 180 आवर्स में। तो कम में बनाया या ज्यादा में बनाया, कम में। अच्छा है या बुरा है, अच्छा है। तो इफिशिएंट लेबर है या इनइफिशिएंट लेबर है, क्वालिटी अपने लोग एग्जैक्ट मानते हैं, तो इफिशिएंट या इनइफिशिएंट है, एफिशिएंट है। तो यहां पे अपने को एक्चुअल में स्टैंडर्ड टाइम को लेके अपने को क्या निकालना है, यहां पर एफिशिएंसी निकालना है। सर क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है कि भैया ये बंदा इफिशिएंट है कि कितना है, नहीं, ये बंदा इफिशिएंट है कि नहीं है, ये अपने को जानना, ठीक है। और इफिशिएंसी इक्वल टू होती है टाइम बेसिस में, यहाँ पर लिखिएगा टाइम बेसिस में ये होगा, जैसा कि हमारा इसमें 200 आ रहा था वो कितना कर दिया, 180 आवर्स में। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, ठीक है, इनटू 100। स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका निकालने का है, इफिशिएंसी निकालने का है। किसका निकालने का सर, इफिशिएंसी निकालने का। आपको ये बताना है कि वेदर ये मेरा जो बंदा है वो इफिशिएंट है या नहीं, चीज समझ में आ रहा है। तो अगर ये जल्दी काम कर दिया तो मेरे लिए अच्छा है ना सर, तो मैं इसको क्या दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा हमको बताइए, इससे क्या इंपैक्ट होगा, इससे अदर लेबर है वो लोग भी क्या होगा, मोटिवेट होगा। मोटिवेशन इज एवरीथिंग, वो लोग भी क्या होगा, मोटिवेट होगा, देखो भाई ये अच्छा काम किया है तो बॉस इसको एक्स्ट्रा पैसा दिया, चलो हम भी अच्छा काम करेंगे, हम भी जल्दी बनाएंगे, हम भी अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करें, तो बॉस क्या होगा, हमको भी एक्स्ट्रा पैसा देगा। जिससे मेरा काम क्या होगा, आसान होगा या डिफिकल्ट होगा, आसान होगा, मेरे को जल्दी माल मिल जाएगा, हम अपना अपना क्या करेंगे, क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। ये सारा टेक्निक है सर। बिजनेस इज वेरी चैलेंजिंग, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, नो डाउट बहुत चैलेंजिंग, लेकिन मनी भी है सर, वर्थ है। क्लियर हो गया। तो हमें बताइए ये एग्जाम्पल के हिसाब से बताइए क्या होगा। तो एक यूनिट बनाने में कितना लग रहा था, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे बताओ, सॉल्व करो। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लग रहा है, फॉर 1 यूनिट, राइट। 1 यूनिट के लिए कितना घंटा है, 2 आवर्स है।
तो सर 100 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा? 2 इंटू 100 कितना घंटा हो गया? 200 आवर्स हो गया ना सर। इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स या एक्चुअल आवर्स? स्टैंडर्ड आवर्स बोलेंगे ना सर। तो स्टैंडर्ड आवर्स मेरा 200 घंटा है, लेकिन एक्चुअल आवर्स वो कितना में बना दिया? हमको बताइए, एक्चुअल आवर्स वो मेरा कितना में बना दिया? 180 आवर्स में बनाया ना सर। एक्चुअल आवर्स कितना में बना दिया? 180 घंटा में मेरा बना दिया। तो हमको बताइए कि अच्छा है या बुरा है? अच्छा है ना सर। तो इफिशिएंट है या इनइफिशिएंट है? तो इफिशिएंट मतलब अगर परसेंटेज में दिखाना है तो 100 से ज्यादा होगा या 100 से कम होगा? 100 से ज्यादा होगा। तो परसेंटेज 180 बाई 200 होगा या 200 बाई 180 होगा? अगर 180 बाई 200 करेंगे तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। 100 से ऊपर का मतलब क्या हो गया? इफिशिएंट। 100 से नीचे का मतलब क्या हो गया? इनइफिशिएंट। अगर आप परसेंटेज में दिखा दो तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इनटू 100 का मतलब क्या हो रहा है? परसेंटेज में शो कर रहे हैं। तो परसेंटेज का मतलब क्या हो रहा है कि आप स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हैं और परसेंटेज में दिखा रहे हैं। तो अगर 100 से ज्यादा तो क्या है? एफिशिएंट है। 100 से कम है तो क्या है? इनएफिशिएंट है। तो हमें बताइए कि ये बंदा इफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है? कम में कर दिया ना भाई, तो आपका टाइम बचा दे तो आपका नुकसान थोड़ी ना हुआ, आपका तो फायदा हुआ। तो फ्रैक्शन में परसेंटेज ज्यादा के लिए आपको क्या करना होगा? 200 बाई 180 करना है, 180 बाई 200 करना है। 180 बाई 200 करेंगे तो कितना परसेंट होगा? 90%। तो आपका फॉर्मूला क्या है? 200 डिवाइडेड बाई 180 होगा। इसका मतलब 200 का मतलब कौन सा फॉर्मूला हो रहा है? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर्स इनटू 100, जो कि हमारा ऊपर में फॉर्मूला था। तो याद रखिएगा, टाइम बेसिस में इफिशियंसी जो है अपने लोग इस तरह से निकालते हैं। टाइम बेसिस में इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100। आप निकालिए इसका। तो देयरफॉर इफिशियंसी बताइए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया सर? दो 200 आवर्स, और एक्चुअल टाइम कितना हो गया? 180 इंटू क्या हो जाएगा? 100। करो कितना हो रहा है? 100 111 क्या परसेंटेज अप्रोक्स? क्लियर है? चीज समझ में आया इफिशियंसी निकालने का? क्लियर है? अब इसको ये इफिशियंसी के बेसिस पे रिवॉर्ड देंगे। समझ में आ रहा है? जहां वेजेस 10 रुपए का था, इसको कितना देंगे? 12 रुपए देंगे। सबका 10 रुपए, लेकिन ये अच्छा काम किया तो उसको हम रेट कितना दे देंगे? 12 रुपए देंगे, 11 रुपए देंगे। चीज समझ में आता है? तो ये काम होता है ऐसा टाइम बेसिस में। कौन सा बेसिस में? टाइम बेसिस में, जिससे अपने लोग जो प्रोडक्शन का रिजल्ट है ना उसको इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी लोग हैं, जो काम करने वाला लोग हैं, उन लोग का चीज में दो चीज दे दीजिएगा, वो कभी नहीं छोड़ के जाएगा। एक तो सफिशिएंट पैसा, मनी, और दूसरा सफिशिएंट रिकॉग्निशन। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, ये दो अगर कोई भी बंदा को दे दीजिएगा, वो कभी नहीं जाएगा छोड़ के सर। उसको वही चीज चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ना जो जॉब माइंडसेट के हैं, अपना क्रिएटिव या अपना कुछ ऐसा कुछ सोच नहीं सकते हैं, राइट? बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली डिपेंडेंसी, बहुत सारा रीजन की वजह से लोग क्या करते हैं ना, जॉब ही प्रीफर करते हैं। तो जॉब के लिए उनको क्या चाहिए बताइए? जितना घर का रिक्वायरमेंट है, जितना उनका फ्यूचर का प्लानिंग, उस हिसाब से उनको पैसा देना है, उनका काम के हिसाब से ऑब्वियसली। और आगे बढ़ने का भी क्या देना है सर? अपॉर्चुनिटी देना है। इसीलिए सब लेवल होता है। पहले आप जाते हैं तो आप पहले स्टाफ रहते हैं, स्टाफ कर लेने के बाद में आप सुपरवाइजर बनते हैं, सुपरवाइजर के बाद आप टीम लीड बनते हैं, टीम लीड के बाद आप मैनेजर बनते हैं, मैनेजर के बाद आप सीनियर मैनेजर बनते हैं। फिर इस तरह से पोस्ट है। तो ये पोस्ट एक्चुअल में आपका माइंड में किस लिए लाएगा? बिकॉज आपको पता है कि अगर आप जेन्युइन काम करेंगे और मेहनत से काम करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। 100 वर्कर काम किया, 100 स्टाफ काम किया, क्या सबका सब सीनियर मैनेजर बन जाएगा? वो सीढ़ी में जाते जाते पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक ही जन जा पाता है। लेकिन मेहनत कौन करता है?
पूरा 100 लोग मेहनत करते हैं, जिससे बेनिफिट किसको होता है? कंपनी को। दिमाग थोड़ा बहुत खुल रहा है? किसको बेनिफिट होता है? कंपनी को होता है। प्लस जो लोग ज्यादा अच्छा काम कर लिया उसका सैलरी भी क्या होता है? प्रमोशन के हिसाब से इंक्रीज होता है। प्लस उसको अवार्ड वगैरह दे दिया, होता है ना बहुत सारे, देखिए स्टार परफॉर्मेंस बहुत सारे बोर्ड में जाके देखते होंगे, जैसे केएफसी वगैरह में एक जन का फोटो रखा गया, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, देखा कभी? एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लिखा रहता है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर लिखा रहता है। तो वो सब किस लिए दिया जा रहा है? कि भाई आपका फोटो कंपनी का इसमें वहां पे लगा हुआ, कंपनी का सेल्स टीम जहां पर उसका शोरूम है वहां पे लगा हुआ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तो आपको खुशी नहीं फील होगा? बताइए, अच्छा नहीं लगेगा? स्टेज में बुला के 1000 लोग का भीड़ है, बड़े बड़े लोग हैं, आपको बुला के आपको अवार्ड दिया जा रहा है, आपसे ताली मरवाया जा रहा है, आपको एक तो ट्रॉफी लाला चाह लपलप, मैं उसको लॉलीपॉप बोलता हूँ, वो आपको दे दिया जा रहा है, जिसको आप चूज भी नहीं सकते हैं, वो आपको दे दिया जा रहा है। तो ये किस लिए किया जा रहा है? बिकॉज आपका सेटिस्फैक्शन, आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आप कंपनी में रहें और लोग को यही चाहिए। आप भी दिखाएंगे अगला को, अगला मतलब किसी को इम्प्रेस करना रहा, देख देख एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, अगला इम्प्रेस, आपका काम हो गया। तो बहुत सारा माइंडसेट है, बहुत सारा खेला है, बहुत सारा रीजन है। क्लियर है? तो सर ये इफिशियंसी भी अपने लोग काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में उसके बाद अगर प्रोडक्शन बेसिस में हुआ तो, अगर प्रोडक्शन बेसिस में हुआ तब इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा? अगर प्रोडक्शन बेसिस में हुआ तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि सर मान लीजिए कि भैया 100 घंटा काम किए हैं आप, नहीं समझे? 100 घंटा काम किए और हर घंटा में आपको 2 यूनिट देना चाहिए, मतलब 1 घंटे में आपको 2 यूनिट बनाना है। 1 घंटे में कितना यूनिट बनाना है? 2 यूनिट बनाना है। आपने 40 घंटा काम किया है, कितना घंटा काम किया? 40 घंटा। एक हफ्ते में कितना घंटा काम करोगे? 40 आवर्स। तो 40 आवर्स के हिसाब से सर 2 यूनिट के हिसाब से कितना यूनिट आपको बनाना चाहिए? 80 यूनिट बनाना चाहिए। दिस इज वॉट स्टैंडर्ड यूनिट। कौन सा यूनिट? स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब आप लेबर को बता दिए कि भैया आपको 1 घंटा में 2 यूनिट कम से कम बनाना है। बेस्ड ऑन दी प्रोसेस के हिसाब से आप यूनिट डिसाइड करते हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ये कैसे डिसाइड होता है हमको बताइए? एड हॉक, क्या सपना में रात को सोए, सुबह उठे, अरे मेरे को लग रहा है सपना में आधा घंटा में बन जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो लोग काम कर रहा है स्किल्ड अनस्किल्ड, वो लोग आपको बताएगा साहब इसका कितना टाइम लग रहा है, इसका कितना टाइम लग रहा है। तो 10 लोग से पूछे, 10 लोग अपना अपना टाइम बताए, उन लोगों को क्या करना है? एवरेज कर देना है। क्या कर देंगे? एवरेज कर देंगे। एवरेज करके वो मेरा टाइम फिक्स कर देंगे, क्या? स्टैंडर्ड टाइम। अब जो उससे कम में कर दे रहा मतलब वो स्किल्ड वर्कर है, जो उससे ज्यादा में कर रहा है वो मेरा क्या? अनस्किल्ड वर्कर है। तो रिवॉर्ड रिकॉग्निशन इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो स्टैंडर्ड टाइम इस तरह से निकाला जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया 1 घंटे में 2 यूनिट बनाना चाहिए। आपने एक हफ्ते में 40 घंटा काम किया है, तो हमें बताइए 40 घंटा काम करके व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन, मतलब मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन कितना यूनिट का होगा आपसे? 80 यूनिट का। अब आपने 80 यूनिट से ज्यादा बना दिया, तो अच्छा है या खराब है? अच्छा है। आपने 80 यूनिट से कम यूनिट बनाया, तब क्या होगा? खराब है। चीज समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा? अगर आपने मान लीजिए कि 80 यूनिट से आपने 100 यूनिट बना दिया, कितना यूनिट बना दिया? तो इफिशियंट है या इनइफिशियंट है? इफिशियंट है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? ऊपर में क्या रहेगा? 100 रहेगा या ऊपर में 80 रहेगा? हमको बताइए। इफिशियंट रहेगा तो ऊपर में 100 रहेगा या 80 रहेगा? 100 रहेगा। और नीचे में क्या होगा? 80 होगा इंटू 100। 100 क्या था हमारा? एक्चुअल था या स्टैंडर्ड था? एक्चुअल था। और स्टैंडर्ड कितना था? 80 था। स्टैंडर्ड कितना था? 80 था, 80 था। अगर आप एग्जाम्पल याद करोगे तो 1 घंटे में 2 यूनिट बनाना है। 1 घंटे में कितना यूनिट बनाना? पूरा फोकस यहाँ चाहिए मुझे। 1 घंटे में कितना यूनिट चाहिए? 2 यूनिट। 40 घंटा आपने काम किया एक वीक में, तो टोटल कितने यूनिट बनना चाहिए? 80 यूनिट। तो 80 यूनिट कौन सा है? स्टैंडर्ड है। ये कौन डिसाइड कर रहा है? मैनेजमेंट। आपने कितना बनाया? 100। तो अच्छा है या बुरा है? मतलब आप स्किल्ड है या अनस्किल्ड है? तो इफिशियंसी ज्यादा है या एफिशिएंसी कम है?
ज्यादा है तो ज्यादा के लिए परसेंटेज ज्यादा करने के लिए 100 ऊपर होगा या 100 नीचे होगा? 100 ऊपर होगा, तो 100 ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा? 80। तो फार्मूला क्या होगा, दिमाग में सोच। 100 क्या था? एक्चुअल, सॉरी एक्चुअल यूनिट, और 80 क्या था? स्टैंडर्ड यूनिट। तो प्रोडक्शन में फार्मूला क्या हो जाएगा, लिखिए, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस, हाँ सर, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस, जितना आपने एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस किया डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट इनटू 100। ठीक है, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट्स इनटू 100। तो ये दोनों फार्मूला अलग है। देखिए यहाँ क्या है, एक्चुअल ऊपर है, स्टैंडर्ड नीचे है, जबकि टाइम बेसिस में क्या था? टाइम बेसिस चेक कर लिया, उसमें क्या था? स्टैंडर्ड आवर्स ऊपर था, एक्चुअल क्या था? नीचे था। तो इफिशियंसी निकालने का ये दोनों डिफरेंस है, ये आपको याद रखना हो, कंफ्यूज नहीं होना है कहाँ पे ऊपर है कहाँ पे नीचे है, राइट। तो ये अपने लोग इफिशियंसी निकालना सीख गए। इफिशियंसी के बेसिस में अपने लोग क्या देते हैं? बोनस देते हैं, और टाइम के बेसिस में बोनस देते हैं। अब ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर में अपने लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ना अपने, ये चैप्टर में, लेबर का चैप्टर में 3 चीज हमें समझना है। एक तो हो गया लेबर कॉस्ट निकालना, अपने को क्या निकालना है? लेबर कॉस्ट, दैट इज टोटल वेजेस अपने को निकालना है। एक जो हमारा क्या होगा, टोटल वेजेस निकालना है। ये मैं आपको चैप्टर का पार्ट बता रहा हूँ। टोटल वेजेस में हमारा 2 पार्ट है, अंडर टाइम वेजेस, अंडर कौन सा वेजेस? टाइम बेसिस, आप उतार सकते हैं, और अंडर प्रोडक्शन बेसिस। एक तो टाइम बेसिस में आपको निकालना, और एक प्रोडक्शन बेसिस में। ठीक है, अब इसमें भी डिफरेंट मेथड है, इसमें भी क्या है? डिफरेंट मेथड है, हेल्सी है, रोबन है, स्टैंडर्ड है, समझ रहे हैं? अगर उसमें मेथड का हम नाम ले तो एक स्टैंडर्ड हो गया, एक हेल्सी हो गया, एक रोवन प्लान हो गया। ठीक है, अगर प्रोडक्शन में जाएंगे तो प्रोडक्शन में भी डिफरेंट मेथड में सर, एक स्टैंडर्ड हो गया नॉर्मल, दूसरा हो गया सर एक मेरिक है, और एक क्या है, एक मिनट रुकिए, एक मेरिक है और टेलर, यस, टेलर इमर्सन। तो एक मेरिक हो गया, टेलर हो गया, इमर्सन हो गया। ठीक है, टेलर, मेरिक और इमर्सन, ये प्रोसेस बेसिस। तो अंडर दिस डिफरेंट मेथड में आपको टोटल वेजेस निकालना सीखना है सर, ये पहला टॉपिक है आपका। तो पहला टॉपिक में अपने लोग क्या सीखेंगे? टोटल वेजेस निकालना, कौन सा? अंडर टाइम बेसिस और अंडर प्रोडक्शन बेसिस। टाइम बेसिस में ये सारा मेथड है, और प्रोडक्शन बेसिस में ये सारा मेथड के अंदर में जानना है। दूसरा, और किस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको यहां पर ग्रुप वेजेस सिस्टम निकालना है। क्या निकालना है? ग्रुप वेजेस। ठीक है, जिसमें आप लिख सकते हो इंक्लूडिंग ऑल अलावेंस, इंक्लूडिंग ऑल अलावेंस, जितना भी अलावेंस वगैरह दिया जाता है, बोनस, इंसेंटिव, ये सारा अपने लोग ऐड करते हैं। थर्ड में आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है लेबर रेशियो। क्या पढ़ना है सर? लेबर का डिफरेंट रेशियो है, वो रेशियो अपने को समझना है सर। ठीक है, तो ये चैप्टर में सर 3 चीज अपने को जानना है। एक तो लेबर कॉस्ट निकालना है अंदर डिफरेंट मेथड में, दूसरा हमारा ग्रुप वेजेस इंसेंटिव निकालना है, टोटल वेजेस कितना होगा, और एक लेबर रेशियो अपने को निकालना समझना। ठीक है, एक बार आइए रीड करिए इसको, पढ़ लीजिएगा सर। लेबर कॉस्ट का मतलब क्या है बताइए? Labor cost representing the human contribution to production is an important factor which requires constant control, measures and analysis. तो लेबर कॉस्ट क्या है सर? ह्यूमन कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन, मतलब
क्या बिना इंसानी मेहनत का कोई भी सामान रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बन सकता है क्या? अभी नहीं बनेगा, आगे 10 साल 15 साल के बाद। जितना भी फैक्ट्री का काम है, जितना भी ऑफिस का काम है, जितना भी डॉक्टर का सर्जरी है, जितना भी कंप्यूटर वगैरह बनाना है, जितना ऑनलाइन परचेस करना है, ऑनलाइन सेल करना है, सामान लाना है, सामान डिलीवरी करवाना है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। स्कूल भी घर पे, मूवी भी घर पे, समझ रहे हैं? खाना भी घर पे, रेस्टोरेंट ही घर पे, कुछ सामान मंगाना भी घर पे, सब कुछ घर पे, बाहर निकलने का जरूरत ही नहीं है इंसान को। ये आने वाला फ्यूचर। और इंसान को सिर्फ एक चीज करना है, बैठ के आराम से पॉपकॉर्न वगैरह लेके नेटफ्लिक्स में आईडी आराम से लेके, भाई साहब जिंदगी जीना है मस्त। और कभी कभी दिल करे तो ओल्ड वाला जी, बस, और कुछ नहीं चाहिए। यही फ्यूचर होने वाला है सर। दिस इज द फ्यूचर, मार्क माय वर्ड, लिख ले कहीं पर। यही होगा तुम लोगों के साथ। एटलीस्ट आप लोगों के साथ में तो, आप लोगों का जो आने वाला जनरेशन उसके साथ तो होगा ही होगा ये चीज। देखिएगा, ये हो गई। नेक्स्ट में सर, क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर है? तो हमारा हमारा लेबर के लिए कौन सा कॉस्ट है बताइए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। लेबर कॉस्ट फैक्टर क्या है सर? प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, सेटिंग अप स्टैंडर्ड लग करते हैं, लेबर का बजट होता है, लेबर का भी बजट होता है। हाँ सर, बजट बनाया जाता है, कितना खर्चा लगेगा नहीं लगेगा, वो टारगेट किसको देते हैं? अल्टीमेट प्रोडक्शन मैनेजर। ये लेबर बजट का टारगेट किसको देते हैं? ये प्रोडक्शन मैनेजर को देते हैं कि भैया ये लेबर का बजट है, ये बजट के अंदर में तुमको बेटा काम करना है। जहां ऊपर हुआ तो तुम घोड़ा बनोगे, और जहां अगर तुम कम में काम कर दिए, कम में काम कर दिए, तो तुमको रिवॉर्ड दें, जो मांगोगे वो देंगे, कुछ चीज को छोड़कर। गाड़ी मांगोगे तो गाड़ी दे देंगे, घर मांगोगे तो घर दे देंगे, शादी करनी मांगो तो खर्चा दे देंगे। ऑब्वियसली अब एक्सपेक्टेशन है, जो मांगोगे वो दे देंगे। आप सोच लीजिए, अगला का शादी नहीं हो रहा, बोले सर लड़की खोज दी मेरे लिए, बेटा वो भी ऑफिस का बॉस लोग और ऑफिस का कंपनी करने लगा, तो सर हो ही गया। तब तो जितना मैट्रिमोनी वगैरह सब गायब है ना। हर महीना में ऑफिस में एक तो अलग से सेमिनार कंडक्ट होगा, है ना, कपल्स मैचअप ग्रुप। उसमें एक तो सेमिनार होगा कि देखिए हम लोग ऑफर दे रहे हैं, आप लोग ऑफिस में रहते हैं, आप देख लीजिए, आपस में बातचीत कर लीजिए, टाइम आप लोग को दे दे रहे आधा एक घंटा, थोड़ा हाल दिल बयान कर लीजिए एक दूसरे के साथ में, और अगर सही लगे तो शादी कर लीजिए। तो पता चला बेटा काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैट्रिमोनी चल रहा है, कंपनी सब दूसरा का एक से शादी करा दिया। अच्छा, ये कंपनी के लिए फायदा भी है, ये कंपनी के लिए फायदा भी है, और लोगों के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। कैसे? कंपनी के लिए क्या फायदा भैया, हस्बैंड वाइफ दोनों यही है, सबके सामने तो झगड़ा कर नहीं सकता, तो इंसान का दिमाग भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। और सबसे पहला बात, ये हस्बैंड झूठ नहीं बोल सकता हम कहाँ हैं, अगला को पता है कि भैया क्या काम है नहीं काम है, तो वैसे भी पता अगला को पता है क्या काम है नहीं काम है। आप रात को रुक रहे हैं नहीं रुक रहे हैं, कब घर आ रहे हैं कब जा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, अगला को सब पता है। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या झूठ बोलने का ये तो सवाल ही नहीं होता है। समझिए, फायदा है। नेक्स्ट में सर, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट, पर्सनल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग वर्क, ये सारा ज्ञानबाजी पढ़ लेंगे सर। लेबर टर्नओवर, लेबर का टर्नओवर का मतलब क्या होता है? लेबर का टोटल खर्चा, द रेट ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन, ये लेबर टर्नओवर आप लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट वेजेस, लिखिए वहां पर, डायरेक्ट वेजेस डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला वहां पे लिख लीजिए। डायरेक्ट वेजेस डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100 सर, लिख लीजिए। लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट वेजेस डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100 सर, डायरेक्ट वेजेस डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। तो लगता है पहले से हम और काले होते जा रहे बॉस। फेयर एंड लवली ना असर नहीं कर रहा, पहले सही थे। चुप ना लेडीज, जेंट्स का क्या है रे?
नहीं यूज करते, क्या काफी कान्या जींस है? हाँ, कभी यूज नहीं किया। आज तक तो कभी यूज नहीं किया भाई आपने लोग। अब कहीं जाने होने में तो जो मिला लगा लिया आपने। ज्यादातर देख के अभी बाहर है तो क्या करता है, फेस वॉश वगैरह लिया, फेस वॉश मान लिया, और बहुत ज्यादा है तो भैया जो मिला लावा वो दो। पाउडर तो नहीं लगाता, फेस वॉश और थोड़ा क्रीम वगैरह जो मिल के लगा लिया। वो भी ऐसा नहीं फेयर एंड लवली, जो भी मिला लाया भैया चल। सर देखिए क्लियर हो गया। ये हमारा लेबर टर्नओवर का फार्मूला है, ये अपने लोग बाद में करेंगे। आइडियल टाइम आप लोग को पता है ना, आइडियल टाइम क्या होता है? आइडियल टाइम क्या होता है सर? ओवर टाइम मैं आपको बता दिया, जिसमें एक्स्ट्रा काम करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है आपको। ये नॉर्मली ना इंडियन कल्चर में अब नहीं रहा। इंडियन कल्चर में ओवर टाइम बोल के पैसा नहीं रहा, स्पेशली फैक्ट्री में अभी भी है, ऑफिस में अभी भी नहीं है। देखिए फैक्ट्री में बिकॉज ट्रेड यूनियन है, क्या है पता है ना ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट? जितना भी लेबर लोग है वो लोग का यूनियन बना हुआ है, ताकि भैया एक्सप्लॉयटेशन कंपनी नहीं कर पाए लेबर का। तो वो ट्रेड यूनियन का आपका जिम्मेदार है। जिस तरह से आप लोग कॉलेज में जाते हैं तो टीचर प्रिंसिपल है, उसके साथ साथ में क्या रहता है कि स्टूडेंट यूनियन है। उसका जिम्मेदारी क्या है? तोड़ भान करना, चिल्ला चिल्ली करना है, हम आगे देते हो गए, हम देते हो गए, ऐसा कुछ है नहीं। उसका जिम्मेदारी क्या है? स्टूडेंट का देखभाल करना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कुछ काम करवाना है, कुछ स्कॉलरशिप है या कुछ साइन करवाना नहीं करवाना, तो आप किसके पास जाते हैं? डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास। किस आप किसके पास जाएंगे? पहले यूनियन के पास जाते हैं, बोलो काम करवा देते। आपसे डोनेशन मांगेगा, डोनेशन दो, ब्लड डोनेशन कैंप में लेके जाएगा, ब्लड दो, खून दो। यहाँ कैंप फैम हुआ नहीं हुआ तो आपको लेके जाएगा, चलो सेमिनार में, चलो चलो कंडक्ट करो, मिचिल में चलो। या कुछ चाहिए तो कुछ तो देने होगा। अब अगला आपसे खून मांग रहा है। मैं आज तक नहीं दिया, मैं नहीं दिया, मैं नहीं दिया। मेरे को वही खून मांग रहा था। देखिए मैं मतलब स्कॉलरशिप मिला मुझे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ते थे तो स्कॉलरशिप मुझे मिला, तो लोग करवाया स्कॉलरशिप मेरे लिए। अब भाई साहब पैसा मांग रहा था, बोला पैसा नहीं है भाई साहब कुछ और मांगो, तो मिर्चेल में लेके गया तो क्या है, वो क्या सब दोस्त लोग मिला घूमने उमने के लिए, थोड़ा अड्डाबाजी गिरी हो गया, चिल्ला चिल्ली कर दी, हाँ देते हो देते हो। अब मिचेल में लेके जाते आते एक दिन खून मांग रहा भाई, बोला ब्लड डोनेशन कैंप में चलो खून दो, तुम लोग बड़ा खून अच्छा है तुम लोग का, यंग लड़का लोग तुम लोग खून देने होगा। जब बात है भाई साहब, आप सब भागा भागे चलो। सब वो रूम में घुस रहे हैं, ये रूम में घुस रहा। मेरे को धर लिया, बोला भाई मेरे को बीमारी है। क्या बीमारी पता नहीं है, लेकिन खांसी उसी बहुत आता है, और 2 दिन पहले तो खून भी गिर रहा था। बस सोच पड़ गया कि भाई साहब सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। बोले, चलो डॉक्टर से चेक करने के लिए लेके जा रहा था मेरे को, फिर रास्ते में पता नहीं उसका मूड बना क्या हुआ नहीं, वो चला गया, भाग गया। खून कौन देता है भाई साहब? क्लियर है सर? आइडियल टाइम क्या होता है सर? आइडियल टाइम, आइडियल टाइम होता है कि सर वो टाइम जो वर्कर काम नहीं करता है लेकिन फिर भी पैसे देना पड़ता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं? आइडियल टाइम। ब्रेक इवेंट टाइम आइडियल टाइम बोलते हैं। ब्रेक टाइम हो गया, है ना? अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा ऑफिस आज 9:30 टू 6:30, आप टोटल काउंट करिए तो कितना घंटा हुआ? 6:30। कितना घंटा हो रहा है? 9 घंटा हो रहा है। तो 8 घंटा तो काम का है, 1 घंटा क्या चीज का है? टी ब्रेक। समझ गए? 1 घंटा आपका ब्रेक टाइम के लिए आपको एक्स्ट्रा देता है, इसलिए ऑफिस आज 9:30 टू 6:30, बिकॉज 1 आवर ऑफ योर ब्रेक टाइम। चीज क्लियर हुआ? तो वो जो ब्रेक टाइम है वो आइडियल टाइम है, लेकिन वो भी आपको देना पड़ेगा पैसा। लेकिन कभी कभी लोग क्या करता है ना, जो लेजी पीपल है, वो बेटा 8 घंटा से ज्यादा टाइम लगा देता है, चार्ज करता है पूरा 8। होता कि सॉरी, होता कि नहीं होता? किसी को टाइम दिया इतना घंटा में करने के लिए, वो टाइम ज्यादा लगा दिया, करता है ना सर? तो आइडियल टाइम मतलब वो टाइम कि जिसमें स्टाफ काम नहीं किया लेकिन आपको पैसा देना होगा। अब जैसा बहुत सारा ऑफिस में, कॉर्पोरेट कल्चर में, जैसे काम हुआ नहीं हुआ, काम समूह उसके बेटा 11 बजे बाहर निकल गया, सुट्टा ब्रेक, चाय ब्रेक। अब 11 बजे तो चाय मारा, सुट्टा मारा, वहां पर
गपशप की, आधा घंटा वहां वेस्ट, फिर ऊपर आया, 1 1.5 घंटा काम किया, 2 घंटा काम किया, फिर 2 बजे लंच ब्रेक, 1 घंटा वहां चला गया, फिर आया 2 3 घंटा काम किया, फिर 4 4:30 बजे फिर एक तो ब्रेक, फिर काम किया 6:30 बजे घर। और बीच में क्या हुआ? बीच में इधर उधर घूमना उमना नहीं, समझे? बीच में भैया वॉशरूम गया, फिर आया, फिर गया, दूसरा से बात करना, ये करना, इंटरनेट घांटना, ये घांटना, वो तो अलग ही है। तो मैनेजमेंट को पता है कि भैया ये लोग ब्रेक टाइम बहुत लेता है, लेकिन फिर भी पैसा देना पड़ेगा। काम रहेगा तो फिर आपको कराना पड़ेगा, आपको 6:30 से लेकर 8:30 10 तक काम करना है, रात भर काम करो भाई साहब। तो बहुत सारे बंदे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि इनइफिशियंट है, लेकिन वो लोग रात भर जगते रहते हैं। अब बॉस निकल रहा है 7 बजे, देख रहा है कि अच्छा खासा लोग सब काम कर रहा है बैठ गया, बॉस अमेज, क्या बात है भाई साहब। कोई 10:30 बजे रात को निकला तो बॉस क्या हो रहा है? खुश हो रहा है कि भैया ये बंदा 10:30 बजे रात तक काम कर रहा है, समझ रहे हैं? लेकिन एक्चुअल में वो अच्छा बात नहीं है, वो तो खराब बात हुआ ना। 8 घंटा का काम को आप 12 घंटे में कर रहे हो, 10 घंटा में काम कर रहे हो, वो अच्छा बात है क्या? लेकिन लोगों का भी ऐसा माइंडसेट बन गया है। तो कॉर्पोरेट कल्चर में अगर आप जॉब करिएगा तो ये माइंडसेट से एटलीस्ट कैलकाटा में तो आपको फेस करना होगा। इफ यू आर गोइंग टू दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, थोड़ा वेस्ट साइड पे जाएंगे, उस साइड पे जाएंगे ना, तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। वहाँ लोग एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, और वहाँ के जो कंपनी है, मैनेजर भी ना, वो भी एफिशिएंट बंदा खोजते हैं कि भैया ये टाइम है, ये टाइम के अंदर में काम करो, 7 बजे के बाद कोई ऑफिस में नहीं रुकेगा। होता है सर, ज्यादा देर तक काम करता है और कोई ज्यादा पहले ना काम करे होता है हाफ। वो तो तेरा एक वीडियो आया था, सबको काम करना पड़ता है। हाँ, वर्क है तो आप रात तक भी काम करोगे, लेकिन वर्क नहीं है तो स्ट्रेच करके फायदा नहीं है सर, समझ गए? तो जॉब करना है, आई वुड सजेस्ट कि गो आउटसाइड फ्रॉम कैलकाटा। कैलकाटा के बाहर निकलो, बाहर निकलोगे, जॉब करोगे तो देखोगे कि एक्चुअल में वर्ल्ड क्या है, प्रोफेशनलिज्म और वर्क कल्चर कैसा है ना, वो आपको बाहर पे पता चलेगा, कैलकाटा पे। क्लियर है सर? तो इसको अपने लोग आइडियल टाइम बोलते हैं। इसके अलावा ब्रेक डाउन हो गया, इंटरप्टेड हो गया, टी ब्रेक वगैरह हो गया, मान ली मटेरियल नहीं आया, ठीक है, मटेरियल नहीं आया तो वेटर लोग क्या है, वेटर लोग बैठ के वेटर लोग पबजी खेल रहा है, क्या है वो आइडियल टाइम। मशीन शॉर्टेज हो गया, मान ली कि मशीन का आपका ब्रेक डाउन हो गया, काम नहीं कर रहा है, पावर आउटेज हो गया, बैठा हुआ सब अंधेरा में, एक दूसरे को देख रहा है, अल्लाह ने क्या कर रहा है, सब बंद। तो इसको अपने लोग सर आइडियल टाइम बोलते हैं। क्लियर है? मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन में पढ़ी, एक था टाइम रेट और दूसरा क्या है सर? पीस रेट। अब यहां पर आपको रीड करना है सर ये वाला पॉइंट, कि कौन सा प्रीमाइसेस में टाइम रेट बेटर है और कौन सा प्रीमाइसेस में पीस रेट बेटर है। ये आपको पढ़ के अच्छा से आना है, ये मैं आपसे पूछूंगा, नहीं समझे? आपको समझना पड़ेगा ना सर। आप अगर फैक्ट्री रन करोगे, बिजनेस रन करोगे, तो वेजेस जो आप पेमेंट करोगे वर्कर को, आपको तो समझना पड़ेगा ना किस में देने में मेरे को ज्यादा बेनिफिट है। मेरे को टाइम बेसिस में देने से ज्यादा फायदा है या पीस रेट में देने से ज्यादा फायदा है? नहीं, ऐसे नहीं है, टाइम रेट भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। वो पढ़ना, आपको समझना है कि आपका वेजेस का सिस्टम कौन सा होगा पेमेंट का, वेदर टाइम रेट होगा वेदर पीस रेट होगा, वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर, आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस के ऊपर में डिपेंड करता है कि कौन सा आपका मेथड यूज करना है। क्लियर है? यहां तक पढ़ कर आइएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस हम चालू करेंगे, ठीक है? क्या पूछ रहे?